Hello everyone, welcome to Vidya India Open Mock. Let us now start with discussing the legal reasoning portion of VIO. We'll start with passage 1. In a recent case, the Supreme Court of India issued comprehensive mandatory guidelines to student mental health across all education institutions in India. तो पैसेज स्टार्ट कर रहा है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशू की कॉम्प्रिहेंसिव और मैंडेटरी गाइडलाइंस regarding students mental health के regarding across all education institutions in India. The court's directive was premised on a broader public interest. जो कोर्ट के डायरेक्टिव थे ना वो बेस्ड किस पे थे? ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट पे, एक्नॉलेजिंग द सिस्टमिक क्राइसिस ऑफ स्टूडेंट सोसाइटीज, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट सोसाइटीज देखने को मिल रहे थे, इसलिए उनको रेगुलेट करना और एक्नॉलेज करने के लिए आगे द कोर्ट इशूड अ सीरीज ऑफ डायरेक्टिव्स. अब कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्टिव्स इशू किए थे, इंटेंडिंग देम एज इंटरिम मेजर्स टू सप्लीमेंट. अब जितने भी डायरेक्टिव्स इशू किए गए थे उनको एज अ इंटरिम मेजर्स थे, वो कोई परमानेंट मेजर्स नहीं थे, वो इंटरिम मतलब बहुत ही अर्जेंट मेजर्स थे. टू सप्लीमेंट नॉट सप्लांट. सप्लांट मतलब दूसरे मेजर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे थे, बल्कि दूसरे मेजर्स के साथ सप्लीमेंट्री एडिशनल थे. द इनिशिएटिव्स ऑफ द नेशनल टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट मेंटल हेल्थ. These guidelines applicable to all educational institutions. ये जो सारी guidelines थी सारी educational student institutions पे applicable थी, including schools, colleges, coaching centers, hostels and training institutes, regardless of their affiliation. अब affiliation का जो point है उसको बोल रहे हैं कि affiliation को आपको check नहीं करना है. ये सारी guidelines चाहे वो school, college, coaching center, hostel या फिर training institutes हो, सब जगह पर apply करेंगे. Are anchored in national frameworks like उम्मीद, मनोदर्पण एंड द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी. और साथ ही साथ में ये इन चीजों इनमें भी इंक्लूडेड है. ये जो रूल्स है, जितनी डायरेक्टिव्स हैं, इनको इंक्लूड किया गया है किस किस में? पहला उम्मीद, मनोदर्पण एंड नेशनल सुसाइड फॉर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी. की मैंडेट्स इंक्लूड अपॉइंटिंग क्वालिफाइड काउंसलर. अब जो की मैंडेट्स है मतलब जो की प्रोविजंस है डायरेक्टिव्स में, उसमें सबसे पहला क्या है? अपॉइंट करना पड़ेगा आप लोगों को क्वालिफाइड काउंसलर. मेंटेनिंग ऑप्टिमल स्टूडेंट्स टू काउंसलर रेशियो. स्टूडेंट टू काउंसलर रेशियो ऑप्टिमल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 100 स्टूडेंट और एक ही काउंसलर है, एक अप्रोप्रिएट रेशियो होना चाहिए. अवॉइडिंग एकेडमिक सेग्रीगेशन और पब्लिक शेमिंग. आप एकेडमिक के बेसिस पे स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करोगे, उनको सेग्रीगेट नहीं करोगे, ना ही पब्लिक शेमिंग करोगे. डिस्प्लेइंग सुसाइड हेल्पलाइन कॉन्टेक्स्ट प्रोमिनेंटली. कंडक्टिंग बाय एनुअल स्टाफ ट्रेनिंग ऑन मेंटल हेल्थ. साथ ही साथ बाय एनुअल मतलब एक साल में 2 बार स्टाफ की ट्रेनिंग रखोगे, किसके ऊपर? मेंटल हेल्थ के ऊपर. एंड एस्टेब्लिशिंग इंक्लूसिव नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस. इंस्टीट्यूशंस मस्ट एंश्योर सेफ हरासमेंट फ्री कैंपसेस. जो भी कैंपस है वो सेफ होना चाहिए, वो हरासमेंट फ्री होना चाहिए. इंस्टॉल सेफ्टी डिवाइसेस लाइक टेम्पर प्रूफ सीलिंग फैंस. साथ ही साथ सेफ्टी डिवाइसेस भी इंस्टॉल करना है. जैसे कि पहला क्या है? टेम्पर प्रूफ सीलिंग फैंस. रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू हाई रिस्क एरियाज. और जो हाई रिस्क एरियाज है, जहां पे ज्यादा डर की स्थिति है, वहां पे स्टूडेंट का एक्सेस को आप स्ट्रिक्ट कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो. एंड ऑफर रेगुलर करियर काउंसलिंग. और साथ ही साथ रेगुलर करियर काउंसलिंग भी स्टूडेंट्स की होनी चाहिए. आगे दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनोनिमाइज्ड वेलनेस रिकॉर्ड. साथ ही साथ एक ऐसे रिकॉर्ड जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स, जिससे कि स्टूडेंट को पहचाना जा सके, ऐसा ना हो, लेकिन उनके वेलनेस रिकॉर्ड्स होने चाहिए. एंड कंडक्ट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स फॉर पेरेंट्स. और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट होने चाहिए. आगे वैसे आगे बोल रहा है रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट प्रोएक्टिवली प्रिवेंट सब्सटेंस अब्यूज. और जितनी रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोएक्टिवली एक्टिव रह के क्या प्रिवेंट करना चाहिए? सब्सटेंशियल अब्यूज, बुलिंग एंड हरासमेंट. द कोर्ट डायरेक्टेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. अब कोर्ट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट किया to notify regulations for private coaching centers within 2 months. उसने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को ये डायरेक्ट किया कि आप नोटिफाई करो रेगुलेशंस को प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के लिए 2 महीने के अंदर अंदर. मैंडेटिंग एडहेरेंस टू दीज सेफगार्ड्स. और साथ में क्या मैंडेट किया कि सभी लोगों को इन सारे सेफगार्ड्स को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा. मीनवाइल फॉर द इंटरिम सेफगार्ड्स इशूड बाय द कोर्ट, district level monitoring committees chaired by district magistrate shall oversee compliance. अब इंटरिम सेफगार्ड्स को सब लोग प्रॉपरली फॉलो करें, इसलिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी जिसको चेयर कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट.
वो देखेगा कि सारे लोग इससे कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। व्हाइल द यूनियन ऑफ इंडिया मस्ट सबमिट अ कंप्लायंस एफिडेविट, साथ ही साथ यूनियन ऑफ इंडिया को एक कंप्लायंस एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा विद इन 90 डेज डिटेलिंग रेगुलेटरी स्टेप्स की क्या वो आगे चल के क्या रेगुलेटरी स्टेप्स लेने वाले हैं उसके रिगार्डिंग इंटरगवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स। दीज फ्रेमवर्क एस्टेब्लिशेस अ क्लियर चेन ऑफ कमांड। ये सारे फ्रेमवर्क है ना, ये पर्टिकुलरली क्लियरली क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक क्लियर चेन ऑफ कमांड एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज क्रूशियल मेंटल हेल्थ सेफगार्ड्स। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विधान रन्स अ कोचिंग सेंटर इन आंध्र प्रदेश। विधान आंध्र प्रदेश में कोचिंग सेंटर चलाते हैं। ही हैज नॉट हायर्ड अ क्वालिफाइड काउंसलर, और उसने क्वालिफाइड काउंसलर हायर नहीं किया है एंड हैज बीन पब्लिकली शेमिंग स्टूडेंट्स फॉर पुअर स्कूल्स, और पब्लिकली शेम करता रहता है स्टूडेंट्स को उनके पुअर स्कोर्स की वजह से। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, विधि अ पेरेंट complains to the district court monitoring committee, what should the district magistrate do under the guidelines। अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले काउंसलर क्वालिफाइड होना चाहिए, ये पैसेज डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे क्वालिफाइड काउंसलर नहीं है, एक नॉन कंप्लायंस, दूसरा पब्लिक शेमिंग अलाउड नहीं थी, जैसे ही इसने पब्लिक शेमिंग करी इसने दूसरा नॉन कंप्लायंस कर दिया। जब ये दो डायरेक्टिव्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है और अब पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए इसके अंडर में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास क्या पावर थी कि वो ओवरसी करेंगे कि सभी लोग कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे गाइडलाइंस किसे थे, मैंडेटरी थे। तो ऑप्शन ए, रेफर द कंप्लेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। पैसेज कहीं भी ये नहीं बोल रहे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो कंप्लेंट आ रही है वो स्टेट गवर्नमेंट को रेफर करे, क्योंकि पैसेज तो ये बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खुद ओवरसी करना है। इसी कारण से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। बी, इशू ओनली अ वार्निंग टू विधान ट्रीटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स मेंटल हेल्थ सेफगार्ड्स एज नॉन बाइंडिंग सजेशंस। अब अगर वार्निंग की बात करें तो, लेकिन अगर आगे ऑप्शन पढ़ेंगे तो नॉन बाइंडिंग सजेशंस, ये जो सारे सजेशंस थे ये कैसे थे, बाइंडिंग, इसलिए बी क्या हो जाएगा, गलत। सी, इनिशिएट डायरेक्ट एनफोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट विधान एज सुप्रीम कोर्ट्स मेंटल हेल्थ डायरेक्टिव्स आर बाइंडिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मेंटल हेल्थ डायरेक्टिव थे वो कैसे थे, बाइंडिंग थे, इसी कारण से उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, इसलिए सी क्या लग रहा है हमको, करेक्ट। डी और चेक करते हैं। एड्रेस द पब्लिक शेमिंग ऑफ स्टूडेंट्स बट लीव द काउंसलर इशू। पॉइंट ये है कि काउंसलर वाला इशू भी इंपॉर्टेंट था और साथ ही साथ पब्लिक शेमिंग भी, इसलिए किसी एक को चेरी पिक करना ये पैसेज के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं, इसलिए डी क्या हो जाएगा, गलत। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54, which of the following scenarios does not comply with the Supreme Court student mental health guidelines as outlined in the passage। पहला, कोचिंग सेंटर रेफर्स अ स्टूडेंट टू अ क्वालिफाइड काउंसलर। कोचिंग सेंटर्स ने स्टूडेंट को कहाँ रेफर करा, क्वालिफाइड काउंसलर के पास। ड्यू टू कंसिस्टेंट डिटीरियोरेशन इन द टेस्ट परफॉर्मेंस। पैसेज भी क्या बोल रहा था कि बच्चे की करियर काउंसलिंग रेगुलर होना जरूरी है, इसी कारण से ए कंप्लाई कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से गलत। सी, बी, a school conducts staff training on mental health awareness twice a year। पैसेज भी क्या बोल रहा था, बाय एनुअल, मतलब एक ईयर में 2 बार, तो ट्वाइस अ ईयर। एंड मेंटेन्स एनोनिमाइज्ड वेलनेस रिकॉर्ड्स फॉर ईच स्टूडेंट। ये वापस से पैसेज के साथ अलाइन कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से गलत हो जाएगा। सी, कॉलेज एलोकेट्स हॉस्टल अकोमोडेशन एंड अमेनिटीज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स प्रीवियस सेमेस्टर एकेडमिक स्कोर्स। पैसेज एकेडमिक सेग्रीगेशन को क्या कर रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, प्रोहिबिट कर रहा था, इसलिए सी ऑप्शन पैसेज से कंप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से क्या हो जाएगा, सही। डी, अ स्कूल रेस्ट्रिक्ट्स स्टूडेंट एक्सेस टू द रूफटॉप्स। बिल्कुल जो हाई रिस्क जोन है वहां पे स्टूडेंट को एक्सेस को क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है, ये भी रेस्ट्रिक्ट कर रही है। साथ में इसके आगे और कुछ दिया नहीं, इसलिए डी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से गलत। करेक्ट आंसर वापस से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चेक करते हैं करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following statements cannot be inferred from the passage about the Supreme Court's student mental health directive। अब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट को इन्फर नहीं कर पा रहे हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस आर मैंडेटरी, बिल्कुल सही, मैंडेटरी है, साथ में बाइंडिंग है सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे, इसको इन्फर कर पाए, इसलिए क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से गलत। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स चेयर मॉनिटरिंग कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस। बिल्कुल जो कमेटी बनाई गई है उसको हेड कौन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पैसेज से बिल्कुल कंप्लाई कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से गलत। सी, स्टेट्स वुड मैंडेट कंप्लायंस बाय कोचिंग सेंटर आफ्टर नोटिफाइंग द रेगुलेशंस विद इन 2 मंथ। स्टेट्स को मैंडेट करना पड़ेगा कंप्लायंस किसके द्वारा, कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, आफ्टर नोटिफाइंग द रेगुलेशंस विद इन 2 मंथ। बिल्कुल सही, सी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से गलत। डी, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स पावर टू ओवरसी कंप्लायंस इज डिराइव्ड solely from their pre-existing authority under the state law।
अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव के बेसिस पे आ रहा है, ना कि प्री एग्जिस्टिंग अथॉरिटी अंडर स्टेट लॉ। इसलिए डी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से सही हो जाएगा। इसको हम लोग इन्फर नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चेक करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 56, बेस्ड ऑन द पैसेज which of the following groups of statement can be inferred, पहला, the supreme court guidelines for students mental health are legally binding, बिल्कुल जितनी भी गाइडलाइंस है वो लीगली बाइंडिंग है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इवन इफ दे आर नॉट येट पार्ट ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही, अभी वो स्टेट लेजिस्लेशन का पार्ट नहीं है तब भी वो सारी डायरेक्टिव्स कैसी है, बाइंडिंग है, इसको हम इन्फर कर पा रहे हैं। 2, the supreme court directives are a permanent and exhaustive solution to the students mental health crisis replacing all previous national initiatives। पैसेज की बात करें उसने क्लियर बोला था कि इट दीज आर सप्लीमेंट नॉट सप्लांट, मतलब कि ये एडिशनल है ना कि ये पुरानी और डायरेक्टिव्स को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए ये वाले को सेकंड वाले स्टेटमेंट को हम इन्फर नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड, द सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू इशू लीगली बाइंडिंग डायरेक्टिव्स that establish a clear framework for enforcement and accountability in matters of public interest, कि सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी इशू करने की। अब अगर हम इसको इन्फर करना है पैसे पे जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स को इशू कर रही है मतलब कि उसके पास ऑलरेडी अथॉरिटी है, इसी कारण से ये वाले को भी हम इन्फर कर पा रहे हैं। 1 और 3 किसमें हमको चेक करना है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो डी गलत हो जाएगा, बी और सी गलत, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 57, choose the correct option based on your understanding of the passage। assertion, the guidelines issued by the Supreme Court are intended as interim measures to supplement existing national initiatives on student mental health। जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी है कहीं ना कहीं वो कैसी इंटरिम मेजर्स है कि सप्लीमेंट मतलब एडिशन कर सके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशनल इनिशिएटिव्स हैं, बिल्कुल सही, असर्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पैसेज भी क्या बात कर रहा था कि जो डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट इशू कर रही है वो रिप्लेस नहीं कर रही है बल्कि एज अ सप्लीमेंट काम करेंगी और साथ ही साथ ये इंटरिम मेजर से अभी फॉर इंस्टेंस। रीजन, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज द सोल अथॉरिटी टू ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सस्पेक्टेड सुसाइड केस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सुप्रीम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास सोल अथॉरिटी है ट्रांसफर करने की इन्वेस्टिगेशन को, किसके पास, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास। ये पैसेज में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिए कंप्लाइंस चेक करने की कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन है क्या वो कंप्लाई कर रही है क्या सारी डायरेक्टिव्स के साथ, इसलिए रीजन क्या हो जाएगा, गलत। तो अगर रीजन गलत हो गया तो हमारा ए ऑप्शन और बी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, पैसेज नंबर 2, बैंक गारंटीज आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न ट्रेड। अब जो बैंक गारंटीज का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसमें, बैंक गारंटीज को वाइडली यूज किया जाता है मॉडर्न ट्रेड में टू एंश्योर दैट पेमेंट आर सिक्योर्ड स्पेशली व्हेन वन पार्टीज क्रेडिट वर्दीनेस इज अनसर्टेन। जब एक पार्टी की क्रेडिट वर्दीनेस अनसर्टेन होती है उस टाइम पे बैंक गारंटीज इंश्योर करती है कि पेमेंट का या मॉडर्न ट्रेड में पेमेंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आगे, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ बैंक गारंटी इज अ contract of guarantee in which a bank agrees to pay the beneficiary if the debtor fails to fulfill contractual obligations। अब जो बैंक गारंटी है ना वो एक ऐसी गारंटी है जो बैंक दे रही है बेनिफिशियरी को कि अगर जो डेटर है इसको एक्चुअल में पे करना चाहिए वो टाइमली पे ना कर पाए या उसकी ऑब्लिगेशन फुलफिल ना कर पाए तो उसकी जगह पेमेंट कौन करेगा, बैंक। वन ऑफ द कोर फीचर्स ऑफ अ बैंक गारंटी इज दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड द बेनिफिशियरी। ये बोल रहे हैं जो सबसे मेन फीचर है बीजी का वो ये है बैंक गारंटी का कि एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है बैंक गारंटी और बेनिफिशियरी के बीच में। आगे, सेपरेट फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है डेटर और बेनिफिशियरी के बीच में, उसके अलावा एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियरी और बैंक के बीच में। आगे, इंडियन कोर्ट्स अपहोल्ड दिस इंडिपेंडेंस टू एंश्योर दैट पेमेंट्स आर मेड क्विकली। अब इंडियन कोर्ट्स ने इस इंडिपेंडेंस को इसलिए एंश्योर किया है जिससे कि पेमेंट्स बहुत ही जल्दी टाइमली हो जाए। व्हेन अ बीजी इज इन्वोक, जब बेनिफिशियरी बीजी को बैंक गारंटी को इन्वोक करे तो एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो उससे क्या होगा, टाइमली उसका पेमेंट हो जाएगा। आगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स बैंक गारंटीज। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना वो रेगुलेट करती है बैंक गारंटीज को एंड डायरेक्ट्स बैंक्स टू मेक इमीडिएट पेमेंट व्हेन द बीजी इज प्रॉपर्ली इन्वोक्ड। और डायरेक्ट करती है बैंक्स को कि उसको इमीडिएटली पे कर देना चाहिए जब बीजी को प्रॉपर्ली इन्वोक किया जाता है। reinforcing the principle that the bank's obligations independent of any disputes in the underlying contract। और कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल को वापस से एक्सप्लेन कर रहा है
कि जो बैंक की ऑब्लिगेशन है ना वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिस्प्यूट चल रहा है। अगर डेटर फुलफिल नहीं कर पा रहा उसकी ऑब्लिगेशन तो बेनिफिशियरी को पेमेंट मिलना चाहिए। आगे, इन्वोकेशन ऑफ अ बीजी मस्ट टेक प्लेस बिफोर इट्स एक्सपायरी। एक कंडीशन दी है कि बैंक गारंटी को इन्वोक उसके एक्सपायरी से पहले करना जरूरी है, एंड मस्ट कंप्लाई स्ट्रिक्टली विद द टर्म्स ऑफ द गारंटी, और साथ में जो गारंटी की टर्म्स है उससे बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना जरूरी है। While unconditional BGs are generally honored without regard, अब जो अनकंडीशनल बैंक गारंटीज होती है ना उनको तो बिना कुछ चेक करे ही सीधा उनको ऑनर करना जरूरी है, विदाउट रिगार्ड टू डिस्प्यूट्स इन द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट। Courts acknowledging potential misuse have carved out narrow exceptions to strict enforcement। वैसे तो अनकंडीशनल बैंक गारंटीज को आपको डायरेक्ट इन्वोक करके उसको ऑनर करना जरूरी है, आपको कुछ लेना देना नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर कोर्ट्स ने बहुत सारे नैरो एक्सेप्शंस कार्व आउट करे हैं, जहां पे थोड़ी सी अगर कोई रिस्क लगती है बैंक को पेमेंट देने में, वहां पे वो इन चीजों को चेक कर सकते हैं। अब वो एक्सेप्शंस अपन को देखने पड़ेंगे आगे। पैसेज क्या डिस्कस कर रहा है, दीस इंक्लूड, अब वो जो एक्सेप्शंस है ना वो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, इंस्टेंस ऑफ एग्रीगियस फ्रॉड दैट विशिएट द एंटायर ट्रांजैक्शन। कोई ऐसा फ्रॉड जो पूरे ट्रांजैक्शन को ही विशिएट कर दे रहा है, अगर कोई ऐसा फ्रॉड हो रहा है। साथ ही साथ एग्जांपल, यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड वर्सेस सिंह कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड वेयर द बैंक हैज नोटिस ऑफ द फ्रॉड। अगर कोई ऐसा एग्रीगियस मतलब ऐसा कोई मेजर फ्रॉड हुआ है जो कि पूरे ट्रांजैक्शन को विशिएट कर रहा है और साथ में बैंक के पास नोटिस है उस फ्रॉड का, या फिर केसेस इन्वॉल्विंग स्पेशल इक्विटीज लीडिंग टू इररिट्रीवेबल इनजस्टिस, या कोई ऐसा केस जहां पर वो ऐसा कर देगा कि सामने वाले को कभी जस्टिस ही नहीं मिल पाएगा फिर अगर हमने बैंक गारंटी इन्वोक कर दी तो ऐसे केसेस में एक्सेप्शन माना जाएगा और फिर बैंक गारंटी इन्वोक नहीं की जाएगी। दीज एक्सेप्शंस आर अप्लाइड स्ट्रिक्टली टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ बीजीज एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे, अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 द लिमिटेशन पीरियड फॉर इन्वोकिंग बीजीज इज जनरली 3 years। अगर आपको बैंक गारंटीज इन्वोक करनी है तो उसकी जनरल लिमिटेशन पीरियड कितनी है, 3 साल, एक्सटेंडिंग टू 30 years फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है तो उसमें एक्सटेंड कितनी कर दी गई लिमिटेशन पीरियड, 30 years। क्रूशियली पोस्ट 1996 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब बोल रहे हैं कि पोस्ट 1996 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अमेंडमेंट्स में एनी क्लॉज इन अ बैंक गारंटी रिस्ट्रिक्टिंग द बैंक्स लायबिलिटी टू अ पीरियड शॉर्टर देन द लिमिटेशन एक्ट इज कंसीडर्ड वॉइड एब इनिशियो। वो बोल रहे हैं कि 1996 के कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट के बाद कोई भी बैंक गारंटी में अगर जितना लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है उससे कम का लिमिटेशन पीरियड कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड एब इनिशियो। आगे, the RBI also provided guidelines on BG tenure normally not exceeding 10 years। RBI ने भी गाइडलाइंस दी है कि बैंक गारंटी का टेन्योर कितना होगा, 10 साल से ज्यादा नॉर्मली नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है। बैंक्स आर फर्दर एनकरेज्ड टू एंश्योर प्रॉपर कैंसिलेशन और सर्टिफिकेशन फ्रॉम बेनिफिशियरीज अपॉन बीजी एक्सपायरीज। साथ में बोला कि बैंक को फर्दर एनकरेज किया गया कि प्रॉपर कैंसिलेशन या फिर सर्टिफिकेशन फ्रॉम बेनिफिशियरीज अपॉन बीजी एक्सपायरी so that the securities furnished by the debtor can be duly released। क्योंकि देखो गारंटी कब दी जाएगी, जब डेटर कुछ अपनी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज का सिक्योरिटी रखेगा, तो हमें बीजीज जो बैंक गारंटी है उसके रिगार्डिंग बेनिफिशियरी से प्रॉपर कैंसिलेशन या सर्टिफिकेशन का कहीं ना कहीं एविडेंस ले लेना चाहिए, जिससे कि जिस दिन बैंक गारंटी चली गई या जिस दिन बैंक गारंटी कैंसिल हो गई उस दिन जो प्रॉपर्टी है डेटर की वो उसको वापस कर दी जाए, ड्यूली रिलीज कर दी जाए। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इन अ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंडियन इंपोर्टर, एक क्रॉस बॉर्डर सप्लाई के टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट था इंडियन इंपोर्टर एंड जर्मन एक्सपोर्टर के बीच में, एन इंडियन बैंक इशूज एन अनकंडीशनल बैंक गारंटी। इंडियन बैंक ने क्या इशू कर दी, अनकंडीशनल बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। लेटर द इंपोर्टर एलिजेस डिफेक्टिव गुड्स एंड फाइल्स एन इंजंक्शन सूट इन इंडिया। अब इंपोर्टर ने क्या करा, डिफेक्टिव गुड्स के एलिगेशंस लगाए और एक इंजंक्शन सूट फाइल कर दिया इंडिया में। Based on Indian Contract Act principles and the RBI's regulatory position, which statement most accurately reflects the legal enforceability of the BG। अब इन चारों में से हमको ये देखना है कि लीगल एनफोर्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए बैंक गारंटी की। अगर हम लोग वापस से पैसेज पे जाए तो वो क्या बोल रहा था कि अनकंडीशनल बीजी को तो ऑनर करना चाहिए। आप ये नहीं देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल हुई है या नहीं। एक्सेप्शंस दिए थे कुछ ऐसा एग्रीगियस फ्रॉड जो कि पूरे विशिएट कर दे रहा है ट्रांजेक्शन को, लेकिन आप नॉर्मल छोटे मोटे फुलफिलमेंट या परफॉर्मेंस को नहीं चेक करोगे। ऑप्शन ए देखते हैं, द बैंक मस्ट ऑनर द बीजी रिगार्डलेस ऑफ अंडरलाइन डिस्प्यूट्स अनलेस सर्टेन एक्सेप्शंस आर प्रूवन। अगर कुछ एक्सेप्शंस उनको प्रूव कर दिया गया
तो आप उसकी जो बीजी उसको इन्वोक करने से रोक सकते हो, नहीं तो आप उसको इन्वोक करने से रोक नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ई है वो हमारा पैसेज से करेक्टली अलाइन कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। बी चेक करते हैं, द बैंक मस्ट ऑब्टेन आरबीआई रिटर्न कंसेंट। पैसेज में कहीं भी आरबीआई के रिटर्न कंसेंट को डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए डायरेक्टली ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सी, द बैंक कैन रिड्यूस पेमेंट प्रोपोर्शनली। वापस से पॉइंट इतना सा है कि पेमेंट करना पड़ेगा, बीजी को ऑनर करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल पेमेंट की बात या टॉपिक पैसेज में डिस्कस नहीं किया, इसलिए सी भी गलत। डी, द बैंक में डेफर पेमेंट पेंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ द इंपोर्टर्स क्लेम ऑन परफॉर्मेंस क्वालिटी। वापस से दो पार्टीज के बीच में क्या क्लेम चल रहा है, या फिर क्या अभी जो फुलफिल प्रॉपरली हुई है नहीं ऑब्लिगेशन, उन सब चीजों को हम लोग नहीं देखेंगे। अगर जो एक्सेप्शन है अगर उसमें कुछ फॉल हो रहा है तो हम सामने वाले को बैंक गारंटी को इन्वोक करने से रोक सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए डी भी क्या हो जाएगा, गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 59, अ पब्लिक सेक्टर बैंक इशूज 100 करोड़ अनकंडीशनल बीजी। एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसने 100 करोड़ की अनकंडीशनल बीजी इशू करी फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। द बेनिफिशियरी इन्वोक्स इट 1 वीक बिफोर एक्सपायरी। और जो बेनिफिशियरी है ना, उसने इस बीजी को इन्वोक करा कितने टाइम पहले, 1 वीक पहले एक्सपायरी के। व्हाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट्स इज पेंडिंग अगेंस्ट द बेनिफिशियरी फॉर अनरिलेटेड फ्रॉड। और साथ में कोई ऐसा फ्रॉड जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, उसके लिए क्रिमिनल कंप्लेंट्स पेंडिंग है बेनिफिशियरी पे। विच आरबीआई डायरेक्टिव गवर्न्स द बैंक कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो अनरिलेटेड फ्रॉड क्यों लिखा गया है, क्योंकि रिलेटेड फ्रॉड होता तो हम शायद डाउट में आ सकते हैं एक्सेप्शन में आएगा नहीं, लेकिन अनरिलेटेड फ्रॉड है मतलब कि ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है जो विशिएट कर दे ट्रांजैक्शन को, इसीलिए। अब क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, ए, द बैंक मस्ट ऑनर द अनकंडीशनल बीजी अनलेस देयर इज अ नोटिस ऑफ एग्रीगियस फ्रॉड और स्पेशल इक्विटीज जस्टिफाई विथहोल्डिंग पेमेंट। वापस से पैसेज क्या बोल रहा है कि वैसे तो अनकंडीशनल बीजी को ऑनर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन में फॉलो आउट कर रहे हैं तो आप फिर रोक सकते हो। तो अगर ऑप्शन ए वापस से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सही। बी, सी और डी चेक करते हैं, बैंक शुड वेट फॉर द क्रिमिनल कंप्लेंट टू बी रिजॉल्व। बैंक को वेट करना चाहिए क्रिमिनल कंप्लेंट रिजॉल्व होने के लिए। ये ऑप्शन हमारा पैसे से बाहर हो गया, इसलिए बी गलत। सी, द बैंक कैन रिफ्यूज पेमेंट इफ देयर इज एनी पेंडिंग इंक्वायरी। पॉइंट ये है कि पैसेज ये बोल रहा था कि बैंक को कोई लेना देना नहीं है, बैंक चेक नहीं करेगी कि अभी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड या फिर किसी पर्सन का क्या इश्यू चल रहा है। बैंक का पॉइंट था कि अगर बेनिफिशियरी इन्वोक करेगी तो बैंक गारंटी को इन्वोक करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत। डी, द बैंक मस्ट मेक प्रोपोर्शनल पेमेंट्स। वापस से प्रोपोर्शनल पेमेंट का पॉइंट कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, assume that RBI amended its guidelines to permit banks to verify underlying performance। अब ये अज्यूम करके चल रहा है कि आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस को अमेंड कर दिया और उसने बैंक्स को परमिट कर दिया कि उसको वेरीफाई करना है अंडरलाइंग परफॉर्मेंस को बिफोर ऑनरिंग अनकंडीशनल बीजीज ओवर 500 करोड़। द मोस्ट सिग्निफिकेंट लीगल शिफ्ट वुड बी, जैसे ही 500 करोड़ के ऊपर की अगर बैंक गारंटी उसको अनकंडीशनल नहीं करा, उसमें एक अंडरलाइंग परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा उसी अनकंडीशनल बीजी को ऑनर करने से पहले। अब अगर वापस देखें तो इससे क्या चेंजेस आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो अनकंडीशनल वर्ड है उसमें एक कंडीशन ऐड कर दे रहे हैं। जैसी कंडीशन ऐड कर रहे हैं तो अनकंडीशनल से क्या शिफ्ट कर दिया आपने, उसको कंडीशनल कर दिया। पहला ऑप्शन नो मटेरियल चेंज, कहीं ना कहीं सीधा सीधा आपने अनकंडीशनल को कंडीशनल बैंक गारंटी कर दिया, तो मटेरियल चेंज तो आ रहा है, इसलिए ए क्या हो गया, गलत। बी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनकंडीशनल बीजी इनटू कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, क्या चेंज लाएगा कि जो पहले अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट्स है वो कैसे हो गए कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए बी क्या हो जाएगा, सही। सी, एनहांस सिक्योरिटी फॉर बेनिफिशियरीज इन हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स, ये बोल रहे हैं कि बेनिफिशियरीज को एनहांस सिक्योरिटी दे दी जाएगी। अब पॉइंट ये है कि फिर वो अनकंडीशनल बीजीज क्यों है, अगर अनकंडीशनल बीजी का नाम यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं 500 करोड़ के ऊपर पे कंडीशन प्रोवाइड करने से अनकंडीशनल से वो कंडीशनल हो गए, इसी कारण से सी क्या हो जाएगा, गलत। डी, स्ट्रेंथनिंग द फ्रॉड एक्सेप्शन विदाउट ऑल्टरिंग कोर बीजी प्रिंसिपल्स, जो सेकंड लाइन है इसकी विदाउट ऑल्टरिंग कोर बीजी प्रिंसिपल्स, जो कोर बैंक गारंटी का क्या था प्रिंसिपल, दो तरीके की थी, एक अनकंडीशनल बैंक गारंटी और कंडीशनल बैंक गारंटी। आपने कंडीशनल गारंटी अनकंडीशनल बैंक गारंटी को कंडीशनल बैंक गारंटी में चेंज कर दिया, जब आपने उसका कोर बीजी प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया, तो ऑप्शन बोल रहा है विदाउट ऑल्टरिंग वाला वो क्या हो जाएगा, गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, which of the following statements can be validly inferred from the passage। इनसे में से कौन से स्टेटमेंट को पैसेज से वैलिडली इन्फर कर सकते हैं। पहला,
आरबीआई में रेगुलेट बैंक्स अगेंस्ट इशूइंग बीजीज टू कस्टमर्स विदाउट प्री एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर हम फर्स्ट चार शुरू के 4 वर्ड्स को देखें, पैसेज क्या बोल रहा था कि आरबीआई रेगुलेट कर सकता है बैंक गारंटीज को। तो अगर आरबीआई चाहे तो बैंक गारंटीज को रेगुलेट कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम इन्फर कर सकते हैं। 2, अनकंडीशनल बीजीज रिक्वायर बेनिफिशियरीज टू प्रूव द डेटर्स ब्रीच बिफोर पेमेंट इज मेड। अनकंडीशनल बीजीज में जो अनकंडीशनल बैंक गारंटीज है उसमें बेनिफिशियरीज को प्रूव करना पड़ेगा कि डेटर्स ने, ये जो डेटर ने उसने ब्रीच करा अपनी साइड से, उसने पेमेंट नहीं करा। पैसेज क्या बोल रहा था कि अनकंडीशनल बीजी को ऑनर करना पड़ेगा जब तक कि बैंक के पास कोई नोटिस नहीं है। किस चीज का नोटिस? की बहुत ही एग्रेगियस फ्रॉड हुआ है, इसी कारण से बैंक को कोई लेना देना नहीं है कि उसमें परफॉर्मेंस हुआ है या नहीं। अगर बेनिफिशियरी इन्वोक करता है बीजी तो बैंक को वो बैंक गारंटी को इन्वोक करना पड़ेगा, इसलिए 2 को हम लोग इन्फर नहीं कर पा रहे हैं। 3, कोड स्ट्रिक्टली लिमिट एक्सेप्शंस टू बीजी इन्वोकेशन टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंट नेचर एंड पेमेंट सर्टेनिटी। जो कोड्स है वो स्ट्रिक्टली एक्सेप्शंस को लिमिट कर रही है, बिल्कुल सही बात। सिर्फ 1 या 2 ही एक्सेप्शन दिए, उसके अलावा अनकंडीशनल बीजी को ऑनर करने की बात की गई, इसलिए 3 को हम लोग इन्फर कर पा रहे हैं। 4, एनी क्लॉज इन अ बीजी लिमिटिंग बैंक लायबिलिटी बिलो द लिमिटेशन पीरियड पोस्ट 1996 इज वॉइड। ये बोल रहे हैं कोई भी क्लॉज बैंक गारंटी में अगर वो बैंक की लायबिलिटी को लिमिट कर रहा है बिलो द लिमिटेशन पीरियड पोस्ट 1996 इज वॉइड। बिल्कुल पैसेज भी यही डिस्कस कर रहा था कि पोस्ट 1996 कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट के बाद अगर कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है बैंक के और बेनिफिशियरी के बीच में जो कि बीजी के इन्वोकेशन को लिमिट कर रहा है बिलो द लिमिटेशन एक्ट, इसी उनको सबको क्या कर देंगे? वॉइड। तो 4 को भी हम लोग क्या कर पा रहे हैं? इन्फर कर पा रहे हैं। अब 1, 3 और 4 को हम लोग क्या कर पा रहे हैं? इन्फर। 1, 3 और 4 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, असर्शन कोर्ट्स में स्टे इन्वोकेशन ऑफ अ बैंक गारंटी इन केसेस ऑफ एग्रीगियस फ्रॉड और स्पेशल एक्टिविटीज। कोर्ट कब कब बैंक गारंटीज को इन्वोक होने से रोक सकती है, ऑनर होने से रोक सकती है? एक्सेप्शन दिए थे, पहला क्या था? एग्रीगियस फ्रॉड, यहाँ भी एग्रीगियस फ्रॉड दिया है। दूसरा था स्पेशल एक्टिविटीज, यहाँ भी स्पेशल एक्टिविटीज दिया, इसलिए असर्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। रीजन, दिस एक्सेप्शन एग्जिस्ट बिकॉज बैंक गारंटीज आर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जितने भी एक्सेप्शन है वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि बैंक गारंटीज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है that always require proof of underlying contract performance। पैसेज क्या बोल रहा था? जो बैंक गारंटी है उसमें अंडरलाइंग परफॉर्मेंस को चेक नहीं करती बैंक को, बिना चेक करे उसको बैंक गारंटी को इन्वोक करना पड़ेगा, इसलिए रीजन क्या हो जाएगा? गलत। आदर्शन सही हो गया, रीजन गलत हो गया, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये सी में दिया है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पैसेज 3 के बारे में बात कर रहे हैं। A pledge as defined under section 172 of the Indian Contract Act 1872। अब प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट को, प्लेज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्लेज को डिफाइन किया गया सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स यूज्ड एज सिक्योरिटी फॉर द रिपेइंग अ डेट। इज अ बेलमेंट की बेल किया जा रहा है, डिलीवरी की जा रही है गुड्स की, यूज टेम्पररी डिलीवरी ऑफ गुड्स, किसको, किस कारण से? यूज्ड एज सिक्योरिटी फॉर रिपेइंग अ डेट और फुलफिलिंग अ प्रॉमिस। इन दिस अरेंजमेंट पॉनर या फिर डेप्टर गिव्स मूवेबल गुड्स। जो अपने मूवेबल गुड्स को दूसरे पार्टी को डिलीवर कर रहा है उसको कौन है? पॉनर। टू द पॉनी क्रेडिटर, जो या तो पैसे दे रहा है या जो प्रॉमिस के अगेंस्ट कुछ सामान रख रहा है उसको बोलते हैं हम लोग पॉनी। हु मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ देम एंड रिटर्न देम वंस द ऑब्लिगेशन इज मेट। उसको रीजनेबल केयर रखनी पड़ेगी उन गुड्स की, और जैसे ही जो ऑब्लिगेशन है इसके कारण से वो कोई भी गुड्स को डिलीवर किया जाए, जैसे ही वो ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगा उसको वो गुड्स को वापस करना पड़ेगा। अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गुड्स इंक्लूड मूवेबल एसेट्स। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग गुड्स को बताया गया, गुड्स में क्या क्या आएगा? पहला मूवेबल एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स एंड रेलवे रिसीप्ट्स। रेलवे रिसीप्ट, शेयर्स या बॉन्ड्स, ये सारी चीजों को गुड्स में इंक्लूड किया जाएगा। आगे, प्लेजिंग शेयर्स इज अ कॉमन वे फॉर कंपनी प्रमोटर्स टू रेज फंड्स क्विकली। अब अगर आप शेयर्स प्लेज करते हो, शेयर्स किसी दूसरे पार्टी को डिलीवर करते हो, उससे पैसे लेके आते हो, उसको बहुत ही कॉमन वे माना गया है किसके लिए? कंपनी प्रमोटर्स के लिए, जब भी उनको फंड्स रेज करने हो। आगे, हाउएवर इट इज रिस्की, फॉलिंग शेयर्स प्राइसेस कैन रिड्यूस अ कंपनीज मार्केट वैल्यू। अब बोल रहे हैं लेकिन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ये प्रोसेस चल रही है, बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर शेयर प्राइसेस कम होना चालू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं कंपनी की मार्केट वैल्यू को रिड्यूस कर देंगी, और साथ ही साथ इवन में लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल इफ द बोरोवर कैन नॉट रीपे द डाउट। और जो पैसे जिससे उठाए गए और मान लो शेयर्स की वैल्यू कम हो गई तो कहीं ना कहीं अगर बोरोवर पैसे देने से मना करते तो सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। When share prices drop,
लेंडर्स माइट आस्क द बोरोवर टू प्लेज मोर शेयर्स। जैसे ही शेयर प्राइसेस की वैल्यू कम होगी, जो लेंडर जिसने पैसे दिए हैं, वो बोरोवर जिसने पैसे लिए उससे ये बोल सकता है और शेयर्स आके उसको प्लेज करके जाए, या फिर मेक एडिशनल पेमेंट, या फिर कुछ एडिशनल पेमेंट दे जाए जिससे कि लॉस होने से लेंडर बच जाए। आगे, शेयर्स कैन बी प्लेज्ड फिजिकली और मोर यूजुअली। देखो, या तो आप प्लेज कर सकते हो शेयर्स को फिजिकल वे में, या फिर इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटेरियलाइज्ड मतलब डीमेट फॉर्म अंडर द डिपोजिटरीज एक्ट 1996। सेक्शन 12 रिक्वायर्स द ओनर टू इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी। अब बोल रहे हो सेक्शन 12 है ना, वो ये बोल रहा है ओनर को डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड रेगुलेशन 58 ऑफ द एसबीआई regulations 1996 explains how to create and enforce such pledges। और ये जो रेगुलेशन 58 है किसका, सेबी रेगुलेशंस 1996 का, ये एक्सप्लेन कर रहा है कैसे आपको एनफोर्स कराना है सच प्लेजेस को। अगर कोई प्लेजेस शेयर करके जा रहा है, प्लेज अगर कोई शेयर्स को प्लेज करके जा रहा है, तो उन प्लेजेस को एनफोर्स कैसे कराना है ये बता रहा है इन रेगुलेशन 58 ऑफ द सेबी रेगुलेशन एक्ट। आगे वैसे आगे बोल रहा है टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी द सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स रेगुलेशन 2011 नोन एज द टेक ओवर कोड। अब बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करने के लिए जो सेबी रेगुलेशंस है 2011 के, उसको टेक ओवर कोड भी माना गया है। रूल 31 रिक्वायर प्रमोटर्स टू डिस्क्लोज ऑल एनकम्बरेंसेस इंक्लूडिंग प्लेजेस। वो बोल रहे हैं कि रूल 31 है वो रिक्वायर कर रहा है प्रमोटर से जितने भी, उनको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, सारे एनकम्बरेंसेस जिसमें कि सारे प्लेजेस भी इंक्लूडेड है। विद इन 7 वर्किंग डेज टू बोथ स्टॉक एक्सचेंज, 7 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को और कंपनी को, सभी लोगों को कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करने पड़ेंगे सारे प्रमोटर्स को। ट्रस्टीज होल्डिंग प्लेज्ड शेयर्स मस्ट आल्सो कंप्लाई। साथ में बोला है कि जो ट्रस्टीज ने भी प्लेज्ड शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उनको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड दीज डिस्क्लोजर्स आर रीइंफोर्स्ड अंडर क्लॉज 35 एंड 41 ऑफ द इक्विटी लिस्टिंग एग्रीमेंट। और इन डिस्क्लोजर्स को रीइंफोर्स किया जाएगा किसमें, सेक्शन क्लॉज 35 एंड 41 ऑफ द इक्विटीज लिस्टिंग एग्रीमेंट। आगे, द पॉनर हैज द राइट टू रिडेम्पशन। अब पॉनर के पास राइट है किसका, रिडेम्पशन का। मीनिंग the goods can be reclaimed before actual sale by paying off the debt। ओनर के पास राइट है कि वो रिक्लेम कर सकता है गुड्स को जब तक सामने वाले ने अगर कभी मान लो गुड्स बेचे नहीं है, उसके पहले जो डेप्ट है उसको पे कर दे और अपने गुड्स को वापस ले जाए। द पॉनी हैज राइट्स टू कीप द गुड्स अंटिल पेमेंट एंड टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। और पॉनी का राइट क्या है कि वो गुड्स को तब तक रख सकता है कि जब तक उसको उसका पेमेंट वापस ना मिले, और साथ ही साथ अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी इनकर हुए तो वो भी उसको वापस मिलने चाहिए। आगे, इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स, और अगर मान लो बोरोवर डिफॉल्ट करता है, सेक्शन 176 अलाउज द क्रेडिटर टू आइदर सू फॉर द डेब्ट। सेक्शन 176 क्रेडिटर को अलाउ कर रहा है जिसने पैसे दिए पॉनी कि या तो वो उसको सू करे डेब्ट के लिए, रिटेन कर ले उसके गुड्स को रख के बैठ जाए, या फिर उसके गुड्स को सेल कर दे आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस। लेकिन रीजनेबल नोटिस की बात की, रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है। एज हेल्ड इन लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली, द राइट टू सू एंड द राइट टू सेल कैन नॉट बी एक्सरसाइज टुगेदर। कि आप किसी के अगेंस्ट केस भी कर रहे हो साथ ही साथ उसी टाइम पे सामान भी बेच दे रहे हो, ये दोनों चीजें एक साथ एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। द पॉनी होल्ड्स ओनली स्पेशल प्रॉपर्टी नॉट ओनरशिप एंड एनी सेल विदाउट प्रॉपर नोटिस इज इनवैलिड। बोल रहे पॉनी के पास सिर्फ प्रॉपर्टी है लेकिन उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है, और इसलिए कोई भी ऐसी सेल जो कि प्रॉपर नोटिस के बिना है वो सारी सेल क्या हो जाएंगी, इनवैलिड। अब एक और केस की बात करें, जीटीएल लिमिटेड वर्सेस आईएफसीआई लिमिटेड, द कोर्ट रूल्ड दैट फॉरफिटिंग प्लेज्ड शेयर्स इज नॉट अलाउड। और इस केस में कोर्ट ने एक और चीज रूल करी थी कि फॉरफिटिंग प्लेज्ड शेयर्स इज नॉट अलाउड। अगर मान लो कोई अपने शेयर्स को किसी और में प्लेज करके चला गया, उसको फॉरफिट आप लोग नहीं कर सकते हो। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 63, अ प्रमोटर प्लेजेस डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स वर्थ 50 करोड़ टू अ प्राइवेट बैंक अंडर अ क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट। एक प्रमोटर इसने अपने जिसने प्लेज करे किसी को डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स, डीमेट फॉर्म में जो शेयर्स थे उनको 50 करोड़ रुपए के शेयर्स थे टू अ बैंक अंडर क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट। अपॉन default the bank shares the pledged shares after sending an email the night before informing of the decision। अगले दिन बेचना था, एक दिन पहले रात में क्या करा, एक दिन पहले रात में उन्होंने उसको मेल भेजा, अगले दिन बेच दिया। साइटिंग अर्जेंसी ड्यू टू फॉलिंग मार्केट प्राइसेस, और जो मार्केट प्राइसेस है वो धीरे धीरे फॉल होते आ रहे थे, कम होते आ रहे थे, इसी कारण से अर्जेंट काम की वजह से उसको रात में नोटिस दिया और अगले दिन शेयर्स बेच दिए।
द प्रमोटर चैलेंजेस द सेल विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल बेसिस। अब अगर देखा जाए पैसेज क्या बोल रहा था, रीजनेबल नोटिस। एक दिन पहले रात में अगर नोटिस दिया गया, अगले दिन बेच भी दिया जाए, तो पैसेज ये नहीं बोल रहा था कि अर्जेंसी होगी तो रीजनेबल नोटिस को एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा या वीव ऑफ कर दिया जाएगा। पैसेज ये बोल रहा था कि रीजनेबल नोटिस होना जरूरी है। अगर रीजनेबल नोटिस की बात की जाए तो एक दिन पहले जो रात में नोटिस दिया गया वो रीजनेबल नोटिस के एम्बिट में नहीं आता। इसीलिए पहला, अर्जेंसी जस्टिफाइज बाईपासिंग स्टैट्यूटरी नोटिस एंटायरली। अर्जेंसी के रीजन की वजह से आप स्टैट्यूटरी नोटिस को बाईपास नहीं कर सकते, पैसेज डिस्कस नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो रहा है, गलत। फेलियर टू गिव रीजनेबल नोटिस अंडर सेक्शन 176 डिस्पाइट अर्जेंसी क्लेम्स। अब अगर देखा है लीगल बेसिस क्या है सामने वाले के अगेंस्ट केस करने के लिए, कि आपने मुझको रीजनेबल नोटिस प्रोवाइड नहीं करा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। सी, क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली वेव नोटिस रिक्वायरमेंट्स। कि क्या क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली नोटिस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर देती है, ये वापस से पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, इसलिए सी क्या हो जाएगा, गलत। डी, सेबी रेगुलेशंस ओवरराइड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पैसेज कहीं भी ये डिस्कस नहीं कर रहा कि सेबी रेगुलेशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ओवरराइड कर देता है, इसलिए ये भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 64, अ ट्रस्टी होल्डिंग प्लेज्ड शेयर्स invokes the pledge and sells without informing the owner, arguing that disclosure obligations apply only to promoters under SEBI regulation 2011। अब अगर वापस से पैसेज को डिस्कस करें तो पैसेज पहले ऑब्लिगेशन किस पे दे रहा था, प्रमोटर पे, लेकिन साथ ही साथ दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, ट्रस्टीज के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है कि उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा जितने भी प्लेज्ड शेयर्स हैं। इसी कारण से जो ये ट्रस्टी की साइड से आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन से प्रमोटर्स पे था, ये पैसेज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए अगर चेक करें, डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन अप्लाई ओनली टू डीमेट शेयर एक्सीडिंग 5% ऑफ टोटल कैपिटल। पहला ऑप्शन जो एक्सीडिंग 5% वाली बात है, ये पैसेज में कहीं भी नहीं दी गई, इसलिए आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज, ए गलत। बी, ट्रस्टीज आर एग्जेम्प्ट एज दे आर नॉट प्रमोटर्स। ट्रस्टी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है क्योंकि वो प्रमोटर्स नहीं है, तो पैसेज तो अलग से बोल रहा है। प्रमोटर्स के बाद दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है कि ट्रस्टीज का भी ऑब्लिगेशन है कि उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए बी भी क्या हो जाएगा, गलत। सी, ट्रस्टीज मस्ट डिस्क्लोज एनकम्बरेंसेस एंड इन्वोकेशन। ट्रस्टीज को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही। डी, बेनिफिशियल ओनर्स कंसेंट सब्स्टिट्यूट्स स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर टू एक्सचेंजेस। जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियल ओनर की कंसेंट के बारे में कहीं भी पैसेज में डिस्कस नहीं किया, इसलिए डी भी क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 65। विधान प्लेजेस इज गोल्ड नेकलेस एज सिक्योरिटी टू अ पॉनी बैंक। विधान अपने गोल्ड नेकलेस को एज सिक्योरिटी प्लेज करके आता है पॉनी बैंक के आगे फॉर अ लोन रीपेमेंट ड्यू ऑन October 1, क्योंकि उसको लोन रीपे करना था, जो उसकी ड्यू डेट है October 1, उसकी जगह पे एज सिक्योरिटी वो अपना गोल्ड नेकलेस प्लेज करके आता है। हाउएवर विधान मिसेस द रीपेमेंट डेडलाइन। लेकिन विधान क्या करता है, जो रीपेमेंट डेडलाइन जिस दिन पैसे देने चाहिए थे वो मिस कर देता, उस दिन पैसे दे के नहीं आता। बट वॉन्ट्स टू रिक्लेम द नेकलेस बिफोर द बैंक सेल्स इट। लेकिन वो चाहता है कि वो नेकलेस को रिक्लेम कर ले इससे पहले कि बैंक उसके नेकलेस को बेचे। व्हाट राइट डज विधान हैव अंडर सेक्शन 177 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिगार्डिंग प्लेस्ड गुड्स। अब क्या राइट्स है विधान की अंडर सेक्शन 177 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिगार्डिंग प्लेस्ड गुड्स। अगर सेक्शन 177 पढ़ेंगे तो उसमें क्या था कि पॉनर अपने गुड्स को वापस से खरीद सकता है, उसको रिडीम कर सकता है इससे पहले कि पॉनी उसके गुड्स को क्या करे, बेचे, बाय पेइंग ऑफ या तो जो पूरा डेप्ट है और साथ में कोई भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है वो पे करके वो अपने प्लेस्ड गुड्स को वापस ले सकता है। अब हमको इन चारों ऑप्शंस में देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सेक्शन 177 और हमारे प्रिंसिपल जो पैसेज में दिए हुए हैं उससे अलाइन कर रहा है। पहला, द राइट टू इमीडिएटली रिक्वायर द पॉनी टू सेल द प्लेस्ड गुड्स। ये कहीं भी पैसेज में डिस्कस नहीं किया है कि इमीडिएटली पॉनी से उसके सारे गुड्स को भिजवा सकता है पॉनर, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। बी, द राइट टू रिडीम द प्लेस्ड गुड्स बाय पेइंग द डेब्ट। उसका राइट है वो रिडीम कर सकता है अगर वो सारी डेब्ट पे कर दे और कोई भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आए हैं बिफोर द पॉनी मेक्स द एक्चुअल सेल। तो ये हमारा पैसेज से अलाइन कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर अभी बी लग रहा है। हम सी और डी चेक करते हैं। द राइट टू ट्रांसफर फुल ओनरशिप ऑफ द प्लेस्ड गुड्स टू अ थर्ड पार्टी। कोई भी पैसेज में कहीं भी ये लॉ मेंशन नहीं है, प्रिंसिपल मेंशन नहीं है कि वो ओनरशिप को थर्ड पार्टी पे ट्रांसफर कर सकता है ड्यूरिंग प्लेज पीरियड। इसी कारण से ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी, द राइट टू वेव ऑल स्टैट्यूटरी नोटिस रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड ऑन द पॉनी। उसका राइट है कि वो चाहे तो सारी स्टैट्यूटरी नोटिस रिक्वायरमेंट्स को वेव ऑफ कर सकता है।
स्टैट्यूटरी नोटिस रिक्वायरमेंट्स को कोई वेव ऑफ नहीं कर सकता, पैसेज में कहीं ऐसा नहीं दिया, पैसेज में ये दिया ही रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है, इसलिए ये भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 अदर्शन, बिफोर सेलिंग प्लेस्ड गुड्स विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन द पॉनी मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर एंड रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल टू द पॉनर। जब भी प्लेस्ड गुड्स को पॉनी सेल करेगा बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, द पॉनी मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर एंड रीजनेबल नोटिस, उसको पॉनर को प्रॉपर रीजनेबल नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, पैसेज भी यही डिस्कस कर रहा था कि पॉनर को पॉनी को पॉनर के पास एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा बिफोर सेलिंग हिज गुड्स, ठीक है ना। रीजन, द राइट टू सू एंड राइट टू सेल कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड टुगेदर, ये भी बिल्कुल सही है कि राइट टू सू और राइट टू सेल है उन दोनों को एक साथ एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसका रीजन नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली क्या है, करेक्ट है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत। बी, ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल सही बात, बट आर डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन, इसलिए बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 67, which of the following statements can be validly inferred from the passage। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को पैसेज में से वैलिडली इन्फर कर सकते हैं। पहला, shares can be pledged physically or in dematerialized form governed by the depositories act and SEBI rules, बिल्कुल सही बात। पैसेज क्या बोल रहा था, शेयर्स को या तो आप फिजिकल फॉर्म में रख दो, प्लेज कर दो, या फिर डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में प्लेज कर दो, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है, इन्फर कर सकते हैं। आगे, ट्रस्टीज होल्डिंग प्लेज्ड शेयर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेबीज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन, क्या ट्रस्टीज को एग्जेम्प्ट किया गया है क्या, पैसेज ये बोल रहा था कि ट्रस्टीज को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उनका भी ऑब्लिगेशन, इसलिए 2 क्या हो जाएगा, गलत। 3, पॉनर रिटेन्स ओनरशिप राइट्स ओवर प्लेस्ड गुड्स थ्रू आउट द प्लेस्ड पीरियड, जो पॉनर है जिसके गुड्स है जो वो डिलीवर कर रहा है, क्या उसके ओनरशिप राइट्स पॉनी पे शिफ्ट हो रहे हैं क्या, नहीं, वो ओनरशिप राइट्स पॉनर के पास ही रह रहे हैं, पैसेज भी यही चीज बात कर रहे हैं। 3 क्या हो जाएगा, सही। 4, पॉनी कैन सेल प्लेस्ड गुड्स टू देमसेल्फ विदाउट रेस्ट्रिक्शन, पॉनी सारे गुड्स को, जो प्लेस्ड गुड्स है उसको खुद ही को बेच सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अब ये बात पैसेज में कहीं भी डिस्कस नहीं की गई, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज, इसलिए 4 को क्या बोल देंगे, गलत। 1 और 3 को हम इन्फर कर पा रहे हैं, 1 और 3 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, तो ए बी और सी क्या हो जाएंगे, गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, पैसेज नंबर 4 पे, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब एक एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट वुमेन्स हेल्थ एंड डिग्निटी। इस एक्ट को इसलिए इनेक्ट किया गया था जिससे कि वुमेन की हेल्थ और डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके, रिफ्लेक्टिंग मेडिकल एडवांसेस एंड द नीड फॉर अपडेटेड गेस्टेशनल लिमिट्स। साथ ही साथ ये क्या कर सके, मेडिकल एडवांसेस की वजह से, और साथ में एक नीड थी, जरूरत थी कि गेस्टेशनल लिमिट्स को अपडेट किया जाए। इट फॉलोड पेटिशंस सीकिंग परमिशंस फॉर अबॉर्शन। ये किस कारण से हुआ था, क्योंकि बहुत सारी पेटिशंस आ रही थी कोर्ट के आगे जिसमें परमिशन मांगी जा रही थी अबॉर्शंस के लिए बियॉन्ड द अर्लियर 20 वीक लिमिट। पहले एक लिमिट कितनी थी, 20 वीक की, उसके अगेंस्ट बहुत सारी पेटिशंस आ रही थी 20 वीक के बाद भी अलाउ किया जाए अबॉर्शंस, इसीलिए कहीं ना कहीं एक्ट लाया गया अमेंडमेंट। often due to fetal abnormalities or pregnancies from sexual violence. The amendment revises section 3 of the MTP Act 1971. जो amendment है वो क्या रिवाइज कर रहा है, section 3 of the MTP Act 1971, extending the upper limit for termination to 24 weeks for vulnerable categories. और कहीं ना कहीं जो अपर लिमिट है उसको कहां तक एक्सटेंड कर रहा है अबॉर्शन के लिए, 24 वीक्स तक फॉर वल्नरेबल कैटेगरीज सच एज रेप सर्वाइवर्स के लिए, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट के लिए, माइनर्स के लिए एंड डिफरेंटली एबल्ड वुमेन्स के लिए। Abortions beyond 24 weeks are allowed only in cases of substantial fetal abnormalities. और अगर 24 वीक के बाद भी, 24 वीक के बाद भी आपको टर्मिनेशन या अबॉर्शन करवाना है, वो सिर्फ इन केसेस में अलाउड है। पहला, सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज विद अप्रूवल फ्रॉम अ मेडिकल बोर्ड, साथ ही साथ आपको अप्रूवल भी चाहिए, किसका, मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। आगे 10, फॉर प्रेगनेंसीज बियॉन्ड 24 वीक्स, और अगर 24 वीक्स के बाद की प्रेगनेंसीज है अराइजिंग फ्रॉम रेप और सेक्सुअल वायलेंस विदाउट फीटल एबनॉर्मलिटीज, और अगर फीटल एबनॉर्मलिटीज के अलावा रेप की वजह से या फिर सेक्सुअल वायलेंस की वजह से आ रही है, द ओनली अवेलेबल रिकोर्स रिमेन्स बाय वे ऑफ रिट पिटीशन बिफोर द जुडिशरी। और सिर्फ एक ही रिकोर्स बचता है कि फिर अगर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी नहीं है और रेप या फिर सेक्सुअल वायलेंस की वजह से 24 वीक से भी ज्यादा हो गए तो आपको अबॉर्शन के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट के आगे, जुडिशरी के आगे। वैसे बोल रहा था अमेंडमेंट आल्सो रेशनलाइजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल ओपिनियन। साथ ही साथ ये अमेंडमेंट है ना,
एक और चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है कि आपको मेडिकल ओपिनियन की रिक्वायरमेंट जरूरी है फॉर टर्मिनेशन अप टू 20 वीक्स। अगर 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी और उसको टर्मिनेट करवाना है, द ओपिनियन ऑफ सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज सफिशिएंट। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की, आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन ले लें, वो सफिशिएंट है। एज अगेंस्ट द अर्लियर रिक्वायरमेंट ऑफ 2, पहले 20 वीक तक 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत थी, अब सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन की जरूरत है फॉर टर्मिनेशन बिटवीन 20 एंड 24 वीक्स। अब अगर दूसरे टर्मिनेशन की बात करें 20 एंड 24 वीक्स के बीच में, द ओपिनियन ऑफ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इज नेसेसरी। अब इन केस में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। इन केसेस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज, द concurrence of a medical board comprising 4 registered medical practitioners is mandatory। और अगर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी है तो फिर मेडिकल बोर्ड की परमिशन जरूरी है, जिसमें कि मेडिकल बोर्ड किनसे कंप्राइज होगा, 4 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आगे फर्दर, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में रिकमेंड टर्मिनेशन बिफोर 20 वीक्स इफ इन देयर ओपिनियन, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है और अगर वो 20 वीक से पहले टर्मिनेशन को रिकमेंड कर रहा है, अगर उनको ऐसा लगता है तो कि कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी पोजेस अ रिस्क टू द वुमेन्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी गई तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा वुमेन की फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ को। और वेयर देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड इफ बोर्न वुड सफर फ्रॉम सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज, और ऐसे केसेस जहां पर रिस्क है कि अगर चाइल्ड को बर्थ दे दी गई, चाइल्ड बॉर्न हो गया, तो कहीं ना कहीं वो सफर करेगा सीरियस फिजिकल या फिर मेंटल एबनॉर्मेलिटीज से। इंपॉर्टेंटली, the act continues to mandate that abortions be performed only by registered medical practitioners। साथ में एक्ट एक और चीज मैंडेट कर रहा है कि जितनी भी अबॉर्शन की प्रोसेस है ना, वो सिर्फ किसके द्वारा हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद स्पेशलाइजेशन इन गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विद्या अ माइनर गर्ल एंड सर्वाइवर ऑफ रेप बिकेम प्रेग्नेंट इन 2022। विद्या जो एक माइनर गर्ल है और जो रेप सर्वाइवर है, वो 2022 में प्रेग्नेंट हुई। Initially, she decided to continue with the pregnancy, but after counseling by her family, she changed her mind and termination after 5 months of gestation। और बाद में जब 5 महीने हो गए उसके बाद उसने सोचा कि उनको टर्मिनेट करवा लेना चाहिए। 5 months मतलब 20 weeks। She obtained a medical certification from 2 registered medical practitioners stating that continuation of pregnancy would not be safe for her। और उसने 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से परमिशन ले ली कि अगर वो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं तो वो उनके लिए सेफ नहीं होगा। क्वेश्चन, इज सच टर्मिनेशन लीगली वैलिड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021। और जो नया अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया, इसके अकॉर्डिंग क्या वैलिड माना जाएगा क्या? तो 20 to 24 वीक्स के बीच में अगर आपको टर्मिनेशन करवाना है तो आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी। 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात यहाँ की गई है। दूसरी चीज, अगर ऐसा लगता है कि वुमेन की मेंटल या फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो बिल्कुल ये भी सही है। इसी कारण से जो क्वेश्चन नंबर 68 में विद्या है, उसने जो एक पिटीशन फाइल करी है जिसमें वो परमिशन मांग रही है टर्मिनेशन की, वो बिल्कुल कैसी हो जाएगी, वैलिड। तो जो ऑप्शन बी और सी है इनवैलिड वाले, वो क्या हो जाएंगे, गलत। ए चेक करते हैं, अबॉर्शन इज वैलिड एज इट वाज परमिटेड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड गेस्टेशनल लिमिट अंडर द 1971 एक्ट। अब अगर क्वेश्चन की बात करें, वो क्या पूछ रहा है, एज पर 2021 अमेंडमेंट, लेकिन ऑप्शन क्या बोल रहा है, अंडर द 1971, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत। बचेगा ऑप्शन नंबर डी, वो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 69, अज्यूम इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट विद्या इज नॉट अ माइनर। अब प्रीवियस क्वेश्चन में अज्यूम करके चलो कि विद्या माइनर नहीं है। रिमेनिंग फैक्ट्स केप्ट द सेम, और बाकी जो फैक्ट्स है वो बिल्कुल सेम है। Which of the following would be the correct legal position under the amended act if she choose to terminate the pregnancy after the completion of 6 months of gestation? और अगर 6 महीने के बाद अगर वो सोचती है कि मुझको टर्मिनेट करवानी है प्रेगनेंसी, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? 6 महीने मतलब 24 वीक्स। 24 वीक्स के बाद सिर्फ 2 चीजें दी गई, या तो पहला सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी है क्या, यहाँ पे वो चीज कहीं भी पैसेज में या क्वेश्चन में कहीं भी दी नहीं गई। तो पैसेज क्या बोल रहा था कि अगर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो 24 वीक्स के बाद सबसे मेन या जो सबसे जरूरी रिकोर्स है वो क्या है कि आपको रिट ज्यूरिसडिक्शन या फिर रिट पिटीशन के थ्रू कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑप्शन ए, विद्या कैन अप्लाई अंडर द लेटेस्ट प्रोविजंस। क्या लेटेस्ट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग में विद्या अप्लाई कर पाएंगी क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि 24 वीक्स के बाद अलाउड नहीं है एज पर प्रोविजंस ऑल्सो। B, Vidya will not be allowed to apply under the act to get abortion after 6 months under the said facts। बिल्कुल सही बात।
कि विद्या को अलाउ नहीं किया जाएगा एक्ट के अकॉर्डेंस में अबॉर्शन के लिए, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। सी, शी कैन टेक रिकोर्स ऑफ अ रिट पिटीशन टू गेट परमिशन, वो चाहे तो रिट पिटीशन का रिकोर्स ले सकती है, रिट पिटीशन को यूज कर सकती है, ये भी क्या हो जाएगा सही। जब बी और सी सही है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 70, बेस्ड ऑन द प्रोविजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब जो प्रोविजंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स पैसेज में डिस्क्राइब किए गए थे रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, which of the following statements can be inferred as being consistent with the prescribed rule? कौन सी स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है? पहला, the law treats persons who are in different circumstances in a similar manner। अगर हम लोग पैसेज की बात करें तो सारे अलग अलग लोगों को सिमिलर मैनर में ट्रीट नहीं किया जा रहा, क्योंकि एबनॉर्मेलिटी जो फीटल एबनॉर्मेलिटी उसका 24 वीक्स के बाद भी अलाउ किया जा रहा है, लेकिन रेप सर्वाइवर्स वगैरह को एक रिकोर्स क्या दिया है रिट पिटीशंस का, तो कहीं ना कहीं सिमिलर मैनर में अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा गलत। 2, द लॉ इज डायनामिक इन नेचर एंड इवॉल्व्स इन रिस्पांस टू द नीड्स ऑफ द टाइम। अब देखो अगर पैसेज को स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो क्या बोला था कि बहुत सारी पिटीशंस आ रही थी, वुमेन के हेल्थ को भी देखना था, इसी कारण से टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है, जो टाइम की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग डायनामिक के लॉ, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही। 3, लॉ में बी फ्रेम्ड कीपिंग इन व्यू प्रिवेलिंग पब्लिक नीड्स, क्योंकि जो पिटीशंस वगैरह फाइल की जा रही थी, पिटीशंस का मतलब क्या हो गया कहीं ना कहीं पब्लिक की नीड थी, कहीं ना कहीं लोगों को क्या थी जरूरत थी, इसी कारण से जो लॉ है वो फ्रेम इसलिए किया गया है क्योंकि पब्लिक नीड थी, इसलिए 3 भी क्या हो जाएगा सही। 2 एंड 3 किसमें ए में, तो बी सी और डी क्या हो जाएंगे गलत, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 71, विधि एंड विधान डिस्कवर्ड 4 months ऑफ प्रेगनेंसी। विधि और विधान ने प्रेगनेंसी के 4 महीने में, जब 4 महीने हो गए उनको पता चला कि प्रेगनेंसी आ गई है, प्रेग्नेंट है विधि। The fetus was diagnosed with a condition that qualifies under the medical termination of pregnancy amendment Act 2021. According to the act, the opinion of how many medical practitioners is required to permit the abortion in this case. तो 4 month की बात करिए मतलब कि 16 वीक, तो 20 वीक से अगर कम है तो कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत थी अकॉर्डिंग विद द पैसेज 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो जो ऑप्शन 1 हमको दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए में 1 दिख रहा है, तो बी सी और डी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 को डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज कंप्लाइंट विद द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 इज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। पहला, 19 वीक प्रेगनेंसी ऑफ अ रेप सर्वाइवर, एक रेप सर्वाइवर है जिसकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की हो चुकी है 19 वीक की, टर्मिनेट कर दी गई एट द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अगर 20 वीक से कम है तो कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर जरूरत थी, एक, यहाँ पे ली कितनी गई परमिशन 2 की, इसलिए कंप्लाई नहीं कर रहा। बी, 22 वीक प्रेगनेंसी ऑफ अ माइनर इज टर्मिनेटेड आफ्टर द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। 20 वीक से अगर 24 वीक्स के बीच में है तो कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर जरूरत थी 2, यहाँ पे बिल्कुल सही 2 की परमिशन ले ली गई, इसलिए ये बिल्कुल पैसेज के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहा है। सी, 26 वीक प्रेगनेंसी अराइजिंग फ्रॉम इंसेस्ट बट विदाउट फीटल एबनॉर्मेलिटी इज टर्मिनेटेड आफ्टर मेडिकल बोर्ड। अगर 24 वीक के बाद आपको टर्मिनेट करना है तो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली कंडीशन फीटल एबनॉर्मेलिटी होना जरूरी है, यहाँ पर फीटल एबनॉर्मेलिटी नहीं थी, इसलिए सी भी क्या हो जाएगा गलत। डी, 21 वीक प्रेगनेंसी विद अ डिटेक्टेड सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी टर्मिनेटेड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ अ 4 मेंबर मेडिकल बोर्ड। अगर फीटल एबनॉर्मेलिटी की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट कब माना गया था, 24 वीक्स के बियॉन्ड जा रहा था। अगर 20 से 24 वीक की बात करें सिर्फ 2 ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन के बाद हम लोग टर्मिनेशन कर सकते थे, डी भी क्या हो जाएगा गलत, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट। पैसेज 5, द डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट। जो क्वांटम मेरिट का डॉक्ट्रिन है, मीनिंग एज मच एज इज अर्न, जितना काम किया है जितना अर्न किया है, इज एन इक्विटेबल प्रिंसिपल प्रिवेंटिंग वन पर्सन फ्रॉम बीइंग अनजस्टली एनरिच्ड एट अनदर्स एक्सपेंस। ये प्रिवेंट कर रहा है एक पार्टी को कि उसको कोई अनड्यू या अनफेयर एडवांटेज ना मिल जाए किसी और के एक्सपेंस पे। इट अलाउज अ पर्सन टू क्लेम रीजनेबल पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और वर्क डन। ये अलाउ कर रहा है पर्सन को कि वो रीजनेबल पेमेंट क्लेम कर सके जितनी सर्विसेज उसने या वर्क कर दिया है, व्हेन नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। जब कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करे तो जिस पार्टी ने जितना काम कर दिया उतने काम को पेमेंट वापस दिलवाने के लिए ये डॉक्ट्रिन आता है, एज मच एज इज अर्न्ड या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट।
The English position is illustrated in William Lacy Limited versus Davis, wherein the plaintiff provided services at the defendant's request. जहां पे plaintiff ने defendant के request पे services provide करी, expecting a building contract that never materialized. सोचते हुए कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कभी भी मटेरियलाइज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में हुआ नहीं था लेकिन उसको लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में है. द डिफेंडेंट कंटेंडेड दैट पेमेंट वाज ड्यू ओनली फ्रॉम पोटेंशियल प्रॉफिट्स. डिफेंडेंट ने कंटेंट किया कि जो पेमेंट है ना वो ड्यू है सिर्फ किसमें से, जो पोटेंशियल था, प्रॉफिट होना चाहिए था ना, उतना अभी क्या कर दिया है, ड्यू कर दिया गया है. आगे, द कोर्ट हेल्ड दैट इवन विदाउट एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ने बोला कि चाहे आप दोनों के बीच में कोई एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, द लॉ कैन इम्प्लाई एन ऑब्लिगेशन टू पे फेयर कंपनसेशन. लॉ क्या कर सकता है, लॉ दूसरी पार्टी को इम्प्लाई कर सकता है, दूसरी पार्टी को ऑब्लिगेशन दे सकता है कि आपको एक फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, एज इट वुड बी अनजस्ट टू लेट वन पार्टी enjoy the benefits without paying for them. क्योंकि ये अनजस्ट हो जाएगा किसी दूसरी पार्टी के लिए कि वो अनड्यू एडवांटेज गेन कर ले बिना सामने वाले को उसके काम के लिए पेमेंट दिए बिना. आगे, in India, this principle is contained in section 70 of the Indian Contract Act 1872. इंडिया में ये जो प्रिंसिपल है क्वांटम मेरिट का, इसको सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है, which states that when a person lawfully does something, जब कोई एक पर्सन कुछ चीज लॉफुली करता है या फिर डिलीवर समथिंग फॉर अनदर, या फिर किसी और के लिए कुछ चीज का डिलीवरी करता है, नॉट इंटेंडिंग इट टू बी ग्रेटिटुअस एंड द अदर बेनिफिट्स, उसको वो फ्री में करने की कभी भी उसका इंटेंशन नहीं था और सामने वाली पार्टी को बेनिफिट मिल गया, कंपनसेशन मस्ट बी मेड. तो सामने वाली पार्टी को फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा, देना जरूरी है. आगे, द एसेंशियल्स आर, अब एसेंशियल्स क्या क्या है, पहला, द एक्ट मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल होना चाहिए, एक्ट सबसे पहले जरूरी क्या, लॉफुल हो. दूसरा, इट मस्ट नॉट बी ग्रेटिटुअस, वो ग्रेटिटुअस ना हो, मतलब कि कभी भी इंटेंशन नहीं था फ्री में करने के लिए. तीसरा, द अदर पार्टी मस्ट एंजॉय द बेनिफिट, और दूसरी पार्टी ने हमारे बेनिफिट का क्या कर लिया, एंजॉय कर लिया. दिस क्रिएट्स अ क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल एग्रीमेंट. और ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है ना कहीं क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी अराइज कर देती है, चाहे दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो. आगे, द जुडिशियल अप्रोच हैज फर्दर क्लैरिफाइड द स्कोप ऑफ दिस डॉक्ट्रिन. अब जुडिशियल अप्रोच ने भी इसको और क्लैरिफाई करा है. इन अलोपी प्रसाद वर्सेस सन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the Supreme Court held that the doctrine of quantum merit is invoked exclusively in circumstances. अब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डॉक्ट्रिन है क्वांटम मेरिट का वो इन्वोक किया जाता है एक्सक्लूसिवली इन सर्कमस्टेंसेस वेयर द रेम्यूनरेशन रिमेन्स अनडिटरमाइंड. ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहां पर रेम्यूनरेशन मतलब पेमेंट कैसे है, अनडिटरमाइंड है, डिटरमाइन ही नहीं करे, या फिर अनस्टिपुलेटेड है बाय एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट. कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है या फिर नहीं है, लेकिन जो रेम्यूनरेशन है ना उसको एक्सप्रेसली कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है. इफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जिस्ट, अगर एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता और ले डाउन द टर्म्स ऑफ पेमेंट, या फिर पेमेंट्स की टर्म्स को ले डाउन कर रहा होता, कंपनसेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड बियॉन्ड व्हाट इज कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड. फिर कंपनसेशन हम उससे ज्यादा नहीं मांग सकते थे, लेकिन जब कहीं भी कॉन्ट्रेक्चुअली एग्री नहीं किया गया है तो फिर हम लोग कंपनसेशन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में मांग सकते हैं. आगे, thus the doctrine cannot override valid contractual stipulation. इसी कारण से डॉक्ट्रिन है वो ओवरराइड नहीं कर सकती इन कॉन्ट्रेक्चुअल स्टिपुलेशंस को. therefore quantum merit claims are founded on equity and restitution, not on existing contractual rights. इसलिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट है वो सिर्फ उन जगहों पे यूज आएगा जहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स या कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी दो पार्टीज के बीच में नहीं है. सिर्फ उन्हीं जगहों पर हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरिट को क्लेम कर सकते हैं. आगे चेक करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 73 स्टार्ट करते हैं. विदर्भ एंटर्ड इनटू एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट विद विद्युत एग्रीइंग दैट इफ विद्युत प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड 2000 चेयर्स ऑन और बिफोर 31st March 2025 ही वुड पे हिम 5 लाख एज कंसीडरेशन. विदर्भ और विद्युत एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जिसमें विद्युत को क्या करना है, उसकी साइड से 2000 चेयर्स बनानी है, उसको डिलीवर करना है 31 मार्च 2025 के पहले या उस दिन तक. साथ में उसको विदर्भ क्या पे करेगा, 5 लाख रुपए. इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट बन गया. विद्युत ड्यूली प्रिपेयर्ड द चेयर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. अब विद्युत ने वो चेयर्स को प्रिपेयर कर लिया स्टिपुलेटेड टाइम में एंड अटेम्प्टेड डिलीवरी अटेम्प्ट की. हाउएवर विदर्भ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम देयरबाय कॉजिंग विद्युत अ फाइनेंशियल लॉस. लेकिन विदर्भ ने उन चेयर्स को एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, और इसी कारण से विद्युत को एक फाइनेंशियल लॉस हो गया.
बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट एज डिस्कस्ड अबव कैन विद्युत क्लेम कंपनसेशन। अब जो पैसेज डिस्कस कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट कब यूज में आता है, ऐसे टाइम पे जहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज पहले से एक्सप्रेस ना हो। यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ओरल कॉन्ट्रैक्ट जरूर था लेकिन सारी कंडीशंस ऑलरेडी एक्सप्रेस थी, इसी कारण से प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब अगर हम लोग चेक करें ऑप्शन नंबर ए, विदर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट, कि क्वांटम मेरिट के बेसिस पे विदर कंपनसेशन देने के लिए लाइबल है, तो क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल तो लग ही नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गलत। बी, विद्युत कैन नॉट क्लेम अंडर क्वांटम मेरिट, बिल्कुल विद्युत क्वांटम मेरिट के प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग में क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि क्वांटम मेरिट की एसेंशियल कंडीशंस क्या है कि इंडिया में जो एसेंशियल कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। सी और डी चेक करते हैं, whether is not liable to pay as there was no intention to enter into an enforceable agreement with विद्युत। इंटेंशन की बात पैसेज में कहीं भी नहीं गई, और दूसरी बात जब ओरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों में हो गया था तो इंटेंशन का जो मेन मैटर है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए सी क्या हो जाएगा गलत। डी, विद्युत इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट एज ही हैज परफॉर्म्ड समथिंग फॉर विदर, क्योंकि कुछ काम किया गया है इसीलिए एज पर प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट के इनको जो है वो क्लेम मिलना चाहिए। बात यह है कि ऑलरेडी एक्सप्रेस था इसलिए क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल ही नहीं लगेगा, इसलिए डी भी क्या हो गया गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते क्वेश्चन 74, वियान एंगेज्ड विनिल एज हिज एजेंट, वियान ने विनिल को एज हिज एजेंट रखा, ऑथराइजिंग हिम टू नेगोशिएट द सेल ऑफ हिज हाउस, और उसको ऑथराइज किया कि वो किसी के साथ भी नेगोशिएट कर सकता है, उसको उसका घर बेचना है वो नेगोशिएट कर सकता है, टू अ प्रोस्पेक्टिव परचेजर विद द प्रॉमिस ऑफ द कमीशन ऑन द सेल, और साथ में प्रॉमिस किया कि जो भी मैं तुम बेचवाओगे मेरे घर को उस पर जो भी पैसा आएगा उस पर कमीशन दिया जाएगा। विनिल हाउएवर डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू फाइंड अ बायर, और विनिल ने कुछ भी काम नहीं करा बायर ढूंढने के लिए। वियान ने खुद से सब्सिक्वेंटली वियान हिमसेल्फ सोल्ड द हाउस डायरेक्टली टू विपिन, वियान ने खुद से अपना घर विपिन को सेल कर दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग विनिल, हु देन सॉट टू क्लेम कंपनसेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट, और बाद में विनिल ने कंपनसेशन क्लेम करा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट। अब देखो पहली चीज तो क्या सेटिस्फाई हो रही है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बिल्कुल सही, लेकिन पहली चीज तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था, कंडीशन थी कि अगर आप घर बिचवाओगे तो आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना, सेल पे। दूसरी चीज, अब क्वांटम मेरिट के कॉन्सेप्ट में मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सामने वाली पार्टीज के साइड से कोई एक्ट किया जाए, विनिल की साइड से कोई एक्ट ही नहीं किया गया था, उसकी साइड से स्टेप्स ही नहीं लिए गए थे, इसी कारण से क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। साथ में विनिल का जो क्लेम है वो लीगली सस्टेनेबल नहीं रहेगा, तो विनिल का क्लेम को जो वैलिड वाले ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे गलत, बसते इनवैलिड। बी, विदिन विनिल्स क्लेम इज इनवैलिड एज वियान रिवोक्ड द एजेंसी इन एन इम्प्लाइड मैनर, क्योंकि एजेंसी वियान ने इम्प्लाइड मैनर में इन्वोक करी बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी हिमसेल्फ, क्योंकि उसने रिवोक कर दी एजेंसी, क्योंकि खुद से ही प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। सी और ऑप्शन को देखते हैं, विनिल्स क्लेम इज इनवैलिड एज ही नाइदर परफॉर्म्ड एनी पार्ट ऑफ द वर्क असाइंड नॉर वियान डिराइव्ड एनी बेनिफिट फ्रॉम हिज एक्शंस। अब अगर हम पैसेज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इन्वोकेशन ऑफ एजेंसी वगैरह के बारे में पैसेज डिस्कस नहीं कर रहा है, इसी कारण से बी क्या हो जाएगा गलत, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, विधान अ ट्रेड्समैन विजिटेड विधि's हाउस विद द इंटेंशन ऑफ सेलिंग चॉकलेट्स, बाय मिस्टेक ही लेफ्ट बिहाइंड अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, वो चॉकलेट्स बेचने के लिए विधि के घर पे गया था लेकिन गलती से वहां पे चॉकलेट का बॉक्स छोड़ आया। विधि वॉज अवेयर दैट द बॉक्स हैड बीन लेफ्ट बाय मिस्टेक, और विधि को पता था कि ये बॉक्स गलती से छूट गया है, लेकिन he consumed all the chocolates, उसने सारी चॉकलेट्स कंज्यूम कर ली, ट्रीटिंग देम एज हर ओन, ऐसा ट्रीट करते हुए कि ये सारी उसकी खुद की है। एन आवर लेटर व्हेन विधान रिटर्न टू रिट्रीव द बॉक्स, और बाद में जब विधान वापस गया वो बॉक्स को लेने के लिए, विधि इन्फॉर्म्ड हिम दैट शी हैड ऑलरेडी ईटन देम, विधि ने इन्फॉर्म किया कि वो ऑलरेडी इसकी टॉफीज को खा चुकी है चॉकलेट्स को। डिसाइड वेदर विधान इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम विधि ऑन द बेसिस ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स डिस्कस्ड इन द पैसेज। अब हमको ये डिसाइड करना है कि क्या विधान एंटाइटल्ड है क्या कंपनसेशन क्लेम करने के लिए विधि से ऑन द बेसिस ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स डिस्कस्ड इन द पैसेज। अगर आप लोग देखेंगे क्वांटम मेरिट के क्या प्रिंसिपल्स थे, पहला नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, कि फ्री में करने का कभी भी पर्पस नहीं था, तो इसमें क्या था इंटेंशन ऑफ सेलिंग चॉकलेट्स, वो क्लियरली क्या बता रहा है कि फ्री में तो कभी भी विधान विधि को टॉफी नहीं खिलाना चाहता था, इसीलिए एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा
सामने वाले ने आपकी कोई चीज से इंजॉय कर लिया, इन्होंने क्या करा, चॉकलेट्स को कंज्यूम कर दिया, तो इंजॉयमेंट हो गया, इसी कारण से क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल यहाँ पे लग जाएगा। अब ऑप्शन हमको देखना है कि क्या विधान इज एंटाइटल, तो आंसर आएगा हमारा यस। तो जो नो वाले ऑप्शन है बी और डी वो क्या हो जाएंगे, गलत। ए और सी को चेक करते हैं। ए, यस बिकॉज द चॉकलेट्स वर डिलीवर्ड टू विधि ग्रेटिटुअसली, क्योंकि चॉकलेट्स ग्रेटिटुअसली डिलीवर की गई थी, जान करके फ्री में देने के कारण से। क्या ऐसा था क्या, नहीं, कभी भी इंटेंशन नहीं था विधान का ग्रेटिटुअस, इसी कारण से ए क्या हो जाएगा, गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, which of the following statements accurately encapsulates the legal rationale established in the case of Moolam Chand versus State of MP? A, the damages is in quantum merit are predetermined by the parties before the happening of the actual cause. तो damages है quantum merit वो predetermined रहते हैं। क्या पैसेज क्या बोल रहा था, जहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज एक्सप्रेस्ड नहीं होंगी वहां पर प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट लगेगा, इसलिए प्री डिटर्मिनेशन वाला कॉन्सेप्ट क्वांटम मेरिट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता। ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा, द डैमेजेस इन क्वांटम मेरिट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्लिगेशन व्हिच अराइजेस आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर की जो ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है उस कारण से जो क्वांटम मेरिट है उसके अकॉर्डिंग डैमेजेस दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। सी, damages in quantum merit is paid on the basis of the terms of the contract, जो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं क्या उसके बेसिस पे क्वांटम मेरिट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डैमेजेस से कंपनसेशन दिया जाता है क्या। अगर हम लोग देखेंगे पैसेज को वापस से रिवाइज करेंगे, पैसेज क्या बोल रहा था कि जहां पर एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज नहीं है, अगर टर्म्स आ जाएंगी तो फिर क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, गलत। डी बी ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, गलत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चेक करते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज, इनमें से कौन से व्यू से ऑथर लाइकली है, एग्री करेगा। पहला, क्वांटम मेरिट अप्लाइज ओनली व्हेन रेम्यूनरेशन हैज नॉट बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कि क्वांटम मेरिट सिर्फ तब अप्लाई करता है जहां पर रेम्यूनरेशन पहले से फिक्स ना हो, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा डायरेक्टली क्या हो गया, सही हो जाएगा। बी, क्योंकि क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल के बारे में पैसेज क्या बोल रहा है, ये सिर्फ वहां पर अप्लाई करेगा जहां ऑलरेडी पहले से कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस्ड कंडीशन डिफाइंड नहीं है, इसी कारण से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिव राइज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिव राइज देता है किसको, क्वांटम मेरिट को। क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल तब आता है जब ऑलरेडी टर्म्स डिसाइडेड ना हो, डिफाइंड ना हो, ना कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो। बी क्या हो जाएगा, गलत। सी, द पार्टी क्लेम्स प्री डिटरमाइंड डैमेजेस, वापस से प्री डिटरमाइंड डैमेजेस आ गया, इसलिए सी क्या हो गया, गलत। डी, क्वांटम मेरिट क्लेम्स ओवरराइड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, क्या क्वांटम मेरिट के जो क्लेम्स हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स को ओवरराइड कर सकते हैं क्या। पैसेज बिल्कुल डिनाई कर रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड है तो फिर क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल ही वहां पे अप्लाई नहीं करे, इसलिए डीवी क्या हो जाएगा, गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, विधाता शॉप कैचेस फायर, विधाता की शॉप में फायर कैच कर लिया। विधि हुज शॉप इज एडजेसेंट टू द विधातास, अब विधि जिसकी शॉप विधाता के शॉप के एडजेसेंट है, सेव्स हिज शॉप फ्रॉम द फायर एक्टिंग इन गुड फेथ, और उसकी शॉप को बचा लिया उसने किससे, फायर से, एक्टिंग इन गुड फेथ एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेम्यूनरेशन सब्सिक्वेंटली। अब देखो ये जो वर्ड है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, subsequently विधि seeks a compensation for the expenses she incurred in saving विधाता's property, बाद में विधि ने कंपनसेशन मांगा विधाता से कि उसने जो उसकी प्रॉपर्टी बचाने में हेल्प करी, उसके लिए उसके जो एक्सपेंसेस लगे उनको क्या करे विधाता, कंपनसेट करे। अब अगर हम पैसेज की बात करें, पैसेज क्या बोल रहा था, एक्ट कैसा होना चाहिए, नॉन ग्रेचुइटस, मतलब कि फ्री में करने का कभी भी इंटेंशन ना हो। अगर हम पैसेज क्वेश्चन देखें, पहले क्या था, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, मतलब कि जो एक्ट था वो कैसा था, ग्रेचुइटस था, इसी कारण से क्या विधि क्लेम कर पाई कंपनसेशन। जब एक्ट ग्रेचुइटस था तो एक जो मेन कंडीशन थी नॉन ग्रेचुइटस एक्ट वाली वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए विधि क्लेम नहीं कर पाएगी। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में भी क्या एंटाइटलमेंट, वो क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पैसेज नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक्स इन द इंडियन लॉ टुडे, इसको सबसे ज्यादा टॉपिक, एक यूसीसी का ऐसा टॉपिक इसको सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इट अपीयर्स इन आर्टिकल 44 ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 44 में दिया गया है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में,
अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी, उसके अंडर में पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है। These principles are not enforceable by courts. इन प्रिंसिपल्स को कोर्ट में जाके एनफोर्सेबल नहीं करा सकते, बट दे गाइड द गवर्नमेंट इन शेपिंग लॉज एंड पॉलिसी। लेकिन ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं जब वो कोई पॉलिसीज बना रहे हो, वो कोई लॉ बना रहे हो। तो आर्टिकल 44 आस्क द स्टेट टू एंडेवर टू सिक्योर। आर्टिकल जो 44 है वो स्टेट से पूछता है टू एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिस मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट्स द स्टेट। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टेट टू मूव टूवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनल मैटर्स। जितने भी पर्सनल मैटर्स है उसमें कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी अटेन करे स्टेट, विदाउट फोर्सिंग अ सिंगल कोड सडनली। और किसी को फोर्स ना करे या फिर कोई एक सिंगल कोड एकदम से ना लाए, लेकिन धीरे धीरे करके यूनिफॉर्मिटी लाए। द पर्पस इज टू ब्रिंग इक्वालिटी एंड फेयरनेस बाय रिफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। मेन पर्पस क्या है कि इक्वालिटी और फेयरनेस लाए, किसके द्वारा? बाय रिफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। जो अभी ऑलरेडी पर्सनल लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको रिफॉर्म करके। विच गवर्न फैमिली एंड पर्सनल मैटर्स। ऐसे पर्सनल लॉज जो गवर्न कर रहे हैं किसको? फैमिली मैटर्स को और पर्सनल मैटर्स को, लाइक मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। आगे, द आइडिया इज टू मेक दीज लॉज कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशंस कोर वैल्यूज। अब इसके पीछे मेन आइडिया क्या है? टू दीज लॉज कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन कोर वैल्यूज की। इसके पीछे जो आइडिया है कि इन लॉज को कंसिस्टेंट किया जाए, किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर वैल्यूज है ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जेंडर जस्टिस। आगे, मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दैट यूसीसी मेनली टारगेट्स मुस्लिम पर्सनल लॉ। बहुत सारे लोग गलत तरीके से गलत सोचते हैं कि यूसीसी सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को टारगेट करना चाहता है। ऑफन सीन एज आउटडेटेड और बायस्ड अगेंस्ट वुमेन। और ज्यादातर यूसीसी को देखा जाता है कि वो बायस्ड वुमेन के अगेंस्ट या फिर आउटडेटेड है। This misunderstanding has created resistance among sections of the Muslim community। और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। Who regard their personal laws as sacred, जो अपने पर्सनल लॉज को सेक्रेड मानते थे। आगे, however, history shows that what is practiced in India today was shaped by colonial rule। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि जो आज इंडिया प्रैक्टिस किया जा रहा है वो एक्चुअल में कॉलोनियल रूल के टाइम पे शेप किया गया था, उसके टाइम पे इवॉल्व हुआ था, एंड इज नॉट आइडेंटिकल टू ट्रू इस्लामिक लॉ। और जो एक्चुअल में इस्लामिक लॉ है उससे आइडेंटिकल है, सिमिलर नहीं है, बल्कि वो यूज किया जा रहा है जो कॉलोनियल रूल के टाइम पे इवॉल्व किया गया है। आगे, इन फैक्ट इस्लाम प्रिंसिपल्स देमसेल्व्स इंक्लूड प्रोग्रेसिव आइडियाज। अब बोल रहे हैं इस्लाम की प्रिंसिपल है ना, खुद में पहले से इंक्लूड करते हैं प्रोग्रेसिव आइडियाज, सच एज रिकॉग्नाइजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एंड प्रमोटिंग जेंडर फेयरनेस। कि पहले तो क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है कि मैरिज का ब्रेकडाउन हो सकता है, प्रमोटिंग जेंडर फेयरनेस विच आर इन हार्मनी विद मॉडर्न रिफॉर्म्स। इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन हिंदू पर्सनल लॉ। अभी लोग बोल रहे हैं जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी हिंदू पर्सनल लॉ में भी एग्जिस्ट करती है। द हिंदू सक्सेशन एक्ट स्टिल शोज जेंडर डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो अभी भी जेंडर डिफरेंसेस बताता है, जैसे कि व्हेन अ मैन डाइज हिज मदर इज कंसीडर्ड अ प्रेफर्ड हायर ओवर हिज फादर। जैसे जब एक आदमी की डेथ होती है उसकी माता को प्रेफर्ड हायर माना जाता है ओवर हिज फादर, व्हिच पॉइंट्स टू परसिस्टिंग इनकंसिस्टेंसीज। लाइकवाइज द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, साथ ही साथ अब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है, व्हिच ओरिजिनली प्रोवाइडेड दैट सिविल मैरिजेस वुड फॉलो द इंडियन सक्सेशन एक्ट। ये लोग बोल रहे हैं जो ओरिजिनली ये प्रोवाइड करवाता था कि जो सिविल मैरिज है वो क्या फॉलो करेंगे? इंडियन सक्सेशन एक्ट को, रेदर देन रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉज। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का एक्चुअल में पहले क्या बोलता था ओरिजिनली कि जो सिविल मैरिज है वो क्या फॉलो करेंगे? इंडियन सक्सेशन एक्ट को, रेदर देन रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉ। वाज अमेंडेड इन 1976, लेकिन इसको अमेंड कर दिया गया कब? 1976 में। द चेंज स्टेटेड दैट पोस्ट द अमेंडमेंट, चेंजेस क्या है कि अमेंडमेंट के बाद बोथ पार्टीज आर हिंदूज, अगर दोनों पार्टीज हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट वुड अप्लाई। आयरॉनिकली दिस अमेंडमेंट रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मिटी, और इस कारण से इस अमेंडमेंट ने एक यूनिफॉर्मिटी जो पहले चल रही थी उसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। एंड मेड पर्सनल लॉ मोर कम्युनिटी बेस्ड, और पर्सनल लॉ को उससे भी ज्यादा कम्युनिटी बेस्ड कर दिया। नो पर्सनल लॉ वेदर हिंदू और मुस्लिम इज कंप्लीटली फेयर और इक्वल। कोई भी पर्सनल लॉ, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो या फिर हिंदू लॉ हो, कोई भी पर्सनल लॉ कंप्लीटली फेयर या इक्वल नहीं है। द रियल गोल ऑफ द यूसीसी इज टू बैलेंस डाइवर्सिटी विद इक्वालिटी। जो यूसीसी का रियल गोल है वो क्या है कि वो बैलेंस करके चले डाइवर्सिटी को इक्वालिटी के साथ। एंश्योर जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस इंश्योर करे।
एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी बाय रिमूविंग कॉन्ट्रडिक्शंस इन पर्सनल लॉ। और एक और चीज क्या प्रमोट करे, नेशनल यूनिटी बाय रिमूविंग कॉन्ट्रडिक्शन इन पर्सनल लॉस, बट सच चेंज मस्ट हैपन ग्रेजुअली। देखिए धीरे धीरे करके ऐसे चेंजेस होंगे, एक साथ नहीं कर दी रहेंगे, टाइम के साथ, थ्रू ओपन डिस्कशंस एंड पब्लिक अंडरस्टैंडिंग्स रेदर देन बाय फोर्स और हेस्ट। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 79, इंडिया हैज डिफरेंट पर्सनल लॉस फॉर वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज। अब इंडिया के पास डिफरेंट पर्सनल लॉज है अलग अलग वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए। Some leaders from different faiths have filed a petition asking the court to direct the government to immediately bring in a UCC for all citizens. कुछ लीडर्स ने दूसरे फेथ से फाइल करी है पेटिशन कोर्ट के आगे कि वो गवर्नमेंट को ऑर्डर करे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए सारे सिटीजन्स के लिए। दे आर्ग्यू दैट नॉट डूइंग सो वायलेट आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आस्क्स द स्टेट टू सिक्योर अ यूसीसी। और इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 44 को वायलेट कर रहे हैं, जो कि स्टेट को बोल रहा था कि यूसीसी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल इज सच अ पेटिशन मेंटेनेबल। क्या ये पेटिशन मेंटेनेबल होगी क्या? पैसेज क्या बोल रहा था कि आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और वो एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। जब वो एनफोर्सिएबल नहीं है तो क्या पेटिशन मेंटेनेबल होगी? पेटिशन मेंटेनेबल नहीं होगी। तो जो यस वाले ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? गलत। बचते हैं बी और डी। बी, नो बिकॉज आर्टिकल 44 इज ओनली अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। बिल्कुल सही, क्योंकि आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, इसलिए बी क्या हो जाएगा? सही। डी क्या हो जाएगा? गलत। नो दो द गवर्नमेंट कैन डिसाइड व्हेन टू इनेक्ट द यूसीसी, कोर्ट कैन फिक्स अ टाइम लिमिट। बात इतनी सी है कि एनफोर्सेबल ही नहीं है तो चाहे तो गवर्नमेंट कोई डिसाइड नहीं कर सकती कि उसको कब इनेक्ट करना है, या फिर कोर्ट उसको कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकती। पॉइंट इतना सा है कि एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, इसलिए करेक्ट रीजनिंग हमारी ऑप्शन नंबर बी में आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चेक करते हैं करेक्ट आंसर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द आइडिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया एम्स टू रिप्लेस डिफरेंट पर्सनल लॉस दैट गवर्न वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज। अब जो आइडिया है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का इन इंडिया, उसका मेन एम क्या है? टू रिप्लेस डिफरेंट पर्सनल लॉस दैट गवर्न वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज। These personal laws have often been criticized for showing religious bias and gender inequality. Based on the passage, what is the main purpose behind bringing a uniform civil code? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा उसके पीछे मेन पर्पस क्या होगा पैसेज के अकॉर्डिंग? पहला, टू एंश्योर इक्वालिटी एंड फेयरनेस। अगर पैसेज में बात करें तो उन्होंने क्या बोला? यूसीसी क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एंश्योर कर रहा है इक्वालिटी और फेयरनेस बाय रिमूविंग डिस्पैरिटीज इन लॉ गवर्निंग सिविल मैटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पैसेज के अकॉर्डिंग से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी, टू प्रोटेक्ट रिलीजियस ट्रेडिशंस दैट शेप पर्सनल लॉस। कहीं ना कहीं वो ये इंश्योर कर रहा है इक्वालिटी और फेयरनेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया तो बी, सी और डी क्या हो जाएंगे? आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विदीज ग्रैंडफादर मिस्टर विधाता हैज पास्ड अवे लीविंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो विधि की ग्रैंडफादर है मिस्टर विधाता, उनकी डेथ हो गई और उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो छोड़ के चले गए। विदीज फादर हु वाज हिज ओनली चाइल्ड हैड डाइड बिफोर हिम। और विधि के जो फादर थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। विधि इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। अब विधि उनके पेरेंट्स की ओनली चाइल्ड है। अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, if the person dies without making a will and his direct heir has already died, the inheritance passes to that heir's children. अब ये बता रहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की डेथ होगी और उसकी डेथ के बाद, उसकी डेथ में कोई भी विल नहीं बनाई है उसने डेथ के से पहले, और उसके बाद उसका जो डायरेक्ट हायर है उसका बेटा या बेटी, उनकी भी डेथ हो जाती है, तो जो इनहेरिटेंस है वो उनके हायर के चिल्ड्रन पे पास हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो विधि के ग्रैंडफादर की डेथ हुई उनके बाद किस पे आएगी? विधि के फादर पे। अब विधाता की भी क्या हो चुकी है? विधाता के बाद विधि के फादर की भी डेथ हो चुकी है, तो फाइनली एक्ट के अकॉर्डिंग किसके पास आएगी? विधि के पास। बेस्ड ऑन दिस रूल डस विधि इनहेरिट हिज ग्रैंडफादर्स प्रॉपर्टी। तो क्या विधि इनहेरिट कर सकती है क्या इस रूल के अकॉर्डिंग? बिल्कुल कर सकती है। इसी कारण से जो नो वाले ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? गलत। बचते हैं बी और सी। Yes, Vidhi inherits her grandfather's property as she represents her late father as his only legal heir. क्योंकि विधि उनके दादाजी के जो बेटे थे उनकी बेटी हैं, उनके बेटे की डेथ हो चुकी है, इसी कारण से क्लियरली अगर हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। सी, yes but only if her mother gives up any claim to the property.
जब मदर जिंदा ही नहीं है तो मदर के क्लेम की बात तो कहीं से आ ही नहीं सकती, इसी कारण से सी भी क्या हो जाएगा, गलत। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज है जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें मदर के जिंदा होने की बात भी अगर अपन हटा दें, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया कि मदर जिंदा है या नहीं, पॉइंट इतना सा है कि मदर की कहीं पे बात ही नहीं करी है। बात कितनी सी करी है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो डायरेक्ट हायर है, डायरेक्ट हायर किसको माना गया है, सन और डॉटर को। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इनहेरिटेंस किसके पास पास हो जाएगा, उनके बच्चों के पास। डायरेक्ट हायर और किसी को माना ही नहीं गया, सन या फिर डॉटर को ही माना गया है। तो जब उनके फादर की डेथ हो गई तो डायरेक्ट हायर की डेथ हो गई, तो डायरेक्ट इनहेरिटेंस किस पे पास करेगा, उनकी बेटी पे, उनके चिल्ड्रन पे। अब बेटा किसी के यहाँ बेटे के बारे में बताया नहीं, इसलिए सिर्फ किसकी बात मानी जाएगी, विधि की। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विदर्भ एंड विदिशा बोथ हिंदू सोलमनाइज्ड देयर मैरिज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। विदर्भ और विदिशा की शादी हुई किसके अकॉर्डिंग, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग में। ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ देयर मैरिज दे एक्वायर्ड इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज, और अंडर द ओरिजिनल स्कीम ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट प्रायर टू द 1976 अमेंडमेंट which statutory regime would govern the rules of succession to their estate। 1976 का अमेंडमेंट से पहले कौन सा लॉ गवर्न करता है सक्सेशन को। तो पैसेज क्या बोल रहा था, 1976 अमेंडमेंट के बाद अगर दोनों हस्बैंड वाइफ हिंदू है तो हिंदू लॉ करेगा, दोनों मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ करेगा। लेकिन उससे पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट कर रहा था, इसी कारण से हम ऑप्शन में देखेंगे इंडियन सक्सेशन एक्ट कहीं पे दिया है क्या, ए में हिंदू सक्सेशन एक्ट कर रहा है, गलत हो जाएगा। बी में स्पेशल मैरिज एक्ट के अलावा और कुछ नहीं दे रहा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी laws of succession would vary depending upon the personal law of the community to which the spouse belong। कि पर्सनल लॉ पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं। बचेगा ऑप्शन नंबर डी, सक्सेशन वुड बी गवर्न्ड बाय द ओरिजिनल लेजिस्लेटिव इंटेंट दैट इज अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चेक करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 83, अज्यूम इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट विदर्भ इज अ मुस्लिम। प्रीवियस क्वेश्चन में अज्यूम करोगे जो विदर्भ है वो क्या है, मुस्लिम है। Keeping the remaining facts unchanged, which statutory regime would now govern the rules of succession to their estate। अब कौन सा स्टैट्यूटरी रिजाइम या कौन सा स्टैट्यूट गवर्न करेगा। वापस से देखो अमेंडमेंट किस में आया था कि अगर दोनों हिंदू हैं तो हिंदू लॉ करेगा, दोनों मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ। अगर अलग अलग है और स्पेशल एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है तो अल्टीमेटली पहले गवर्न सबको क्या कर रहा था, सिविल मैरिजेस को, इंडियन सक्सेशन एक्ट। इसी कारण से मुस्लिम पर्सनल लॉ वाला है वो गलत हो जाएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट वाला गलत हो जाएगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट वाला सही हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब दोनों पार्टीज में एक पार्टी हिंदू एक पार्टी मुस्लिम है, इसका क्लियर ये है कि अमेंडमेंट के बाद भी किसी का पर्सनल लॉ तो लग नहीं पाएगा, दोनों स्पाउसेस एक धर्म के तो है नहीं। इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर कोई भी शादी हुई है तो उनके सक्सेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग में गवर्न होगा, इसलिए इस क्वेश्चन में भी इंडियन सक्सेशन एक्ट प्रिवेल करेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट पैसेज के साथ अलाइन नहीं कर रही। ऑप्शन ए, यूसीसी एम्स टू अबॉलिश ऑल रिलीजियस पर्सनल लॉज। अब यूसीसी का मेन एम क्या है कि वो सारे पर्सनल लॉज को अबॉलिश कर दे और इम्पोज करे एक सिंगल यूनिफॉर्म कोड इमीडिएटली अक्रॉस कम्युनिटीज। पैसेज में कहीं भी सारे पर्सनल लॉज को अबॉलिश करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इतना सा पॉइंट बोल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी कि सारे लॉज में या सारे पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, लेकिन कंप्लीटली अबॉलिश करने की बात नहीं कर रहा। इसी कारण से जो ऑप्शन ए है वो हमारे पैसेज से अलाइन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी सी डी और चेक करते हैं। The UCC seeks gradual reform of diverse personal laws to promote equality, liberty and gender justice। बिल्कुल सही। पैसेज क्या डिस्कस करा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड ग्रेजुअल रिफॉर्म लाएगा, एकदम से रिफॉर्म नहीं लाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से गलत। The UCC's purpose is to bring personal laws in line with constitutional values through dialogue and consensus। पैसेज की सबसे लास्ट की दो लाइन क्या बोल रही थी, पब्लिक डिस्कशंस के बाद, लोगों के कंसेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सी भी क्या हो जाएगा, पैसेज के पर्सपेक्टिव से सही और क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से गलत। डी, द यूसीसी एनविजन्स रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉज विदाउट कोअर्जन और एब्रप्ट इम्पोजिशन। यूसीसी उसका मेन एम क्या है कि वो रिफॉर्म्स तो लेके आए लेकिन कोअर्जन के बिना या फिर एकदम से एब्रप्ट इम्पोजिशन के बिना सडनली नहीं लाए, ना कि किसी को फोर्स करके, सबकी कंसेंसस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी पैसेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से
गलत हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।